बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। रोज की तरह हिना, आपका बहुत शुक्रिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। बच्चों की चूंकि छुट्टियां हो चुकी हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सुबह उठ के नाश्ता नहीं बनाना पड़ा होगा, बच्चे भी सो रहे होंगे। लेकिन आज की बड़ी खबरें क्या है, सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में जनाब शामिल है कि इलेक्शन कब होंगे, फैसला पीडीएम करेगी। आसिफ अली जरदारी की नजरें पंजाब की सियासत पर लग चुकी हैं और उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में अब मैं पंजाब में लाहौर में डेरा डालने वाला हूँ। बिल्कुल जी। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कैम्ब्रिज में जो है वो एक सरकारी किताब लिखने वाला जो पहला शख्स है पाकिस्तानी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने मैथ्स की ये किताब लिखी है बच्चों के लिए। और इंटरनेशनली जब भी हमारे पाकिस्तानीज़ हमें किसी भी फोरम पर रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशी होती है। इसके अलावा जमील बात कर रहे थे कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो बच्चों की तो मौजें ही मौजें हो गई हैं। लेकिन इस सारे चक्कर में हुआ ये है कि समर कैंप्स जो है वो बच्चों के लिए उस पर पाबंदी लगा दी गई है। मदर्स वर रियली हैप्पी कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, चलो थोड़ा देर से उठना पड़ेगा लेकिन बच्चे स्कूल जाएंगे। अच्छा, समर कैंप्स नहीं है? समर कैंप नहीं, समर कैंप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। उसको भी आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, सो जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। उसकी खास वजह गर्मी है ये अभी या बच्चों की फरमाइश? You'll have to, बच्चों की फरमाइश में कैसे वो बंद हो सकता है, क्योंकि बच्चों की यही फरमाइश होती है ना, समर कैंप्स भी ना हो। अगर छुट्टी है तो छुट्टी का मतलब ये है कि हमने कुछ नहीं करना। मैं एक बात बताऊं, हमारे जब हम बच्चे होते थे तो हम तो वेट करते थे समर कैंप्स का, क्योंकि इतनी मजेदार एक्टिविटीज होती थी, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने का मौका मिलता था, कुछ सीखने का मौका मिलता था, कुछ स्केचिंग सिखाई जाती थी, कुछ बहुत जबरदस्त स्किल्स बच्चों के एनहांस किए जाते थे। लेकिन आपके बच्चे, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, मतलब समर कैंप्स बंद हुए, बच्चे खुशी से पागल हो रहे हैं। No, don't say that. Don't blame these kids. I'm sorry, I take my words back. Thank you, Hina, thank you. बच्चे जो है ना, बच्चे हमारी आंखों का तारा है, बच्चे हमारा सब कुछ है। बिल्कुल, प्लीज, लेकिन आप लोग बच्चों ने ही इस मुल्क की आने वाली बागडोर संभालनी है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल। अच्छा, एक चीज आप स्किप कर गई हैं और वो है बजट, क्योंकि आने वाले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर अब निशाने पर है। इस बजट में क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं या आवाम के लिए कितना रिलीफ हो सकता है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन जनाब, सबसे पहले जिक्र करते हैं मौलाना फजलुर रहमान का। उनका कहना है कि पीटीआई ने रियासती इदारों पर हमला किया, आर्मी एक्ट तो हरकत में आएगा। पाबंदी का फैसला अदालत को करना है। अगर अदालत समझती है कि पाबंदी होनी चाहिए तो फिर जहां इस पर एक्शन होना चाहिए। और जहां तक इलेक्शंस की बात है, उनका ये कहना था कि पीडीएम का मुतफिका फैसला होगा कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन का फैसला करने से पहले ये देखना होगा कि मुल्क को नए हंगामों की भींट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना पहले कर रहे थे ना अब करेंगे। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, इलाकाई सतह पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अमेरिका के खिलाफ जब सोच रहा था कि यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका मुखालफत का चूर्ण अच्छा बिकता है तो कागज़ भी झूठा लहराया उसने, और अब तरले भी उन्हीं के कर रहा है। तो ये आदमी जो है हमें पहले दिन से मालूम है कि इस कैटेगरी का आदमी है और आप लोगों ने खामखा उसको अहमियत दी। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और जाहिर है जब इन पार्टियों के आपस के ताल्लुकात ठीक है तो ये तवक्को रखी जा सकेगी कि सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन लड़ा जाए। IMF वो पूरे रीजन में पाकिस्तान को निशाने पर रखा हुआ है, वो मालियाती इदारा नहीं है, वो अब एक सियासी इदारे का किरदार अदा कर रहा है। और जनाब, आसिफ अली जरदारी साहब की नज़रें पंजाब की सियासत पर हैं। लाहौर में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इन मुलाकातों में पंजाब में पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा और ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शंस कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल जन्म ले चुका है। इस पर तफसील से बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन राना मुबश्शिर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आपके डायमंड के रिंग्स में नजर आ रहे हैं इयररिंग्स। सर ये ऑफ कैमरा वाली बातें, सर ऑफ कैमरा वाली बातें। गुड ऑब्जर्वेशन। एक मिनट, ये ऑफ कैमरा वाली बातें यहाँ तो आप कर लेते हैं, लेकिन आप अपने इंटरव्यूज की ऑफ कैमरा बातें हमें नहीं बताते।
सर आज बता दें हमें आप प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸੁਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, whatever you ask me I'm going to answer you। नहीं सर, आप हमेशा ये कह देते हैं कि नहीं, ये बात वक्त से पहले ऐसी बात करना मुनासिब नहीं। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं ऑफ कैमरा भी वही हूँ जो ऑन कैमरा हूँ, आप पूछे। जबरदस्त। सर सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने जिस तरह पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से बात की, आने वाले इलेक्शंस पर बात की, और उन्होंने कहा कि ये फैसला अदालत ने करना है। अच्छा, अगर इससे पहले देखें, सॉरी, तो जहाँ तक पाबंदी लगाने की बात हो रही थी पीटीआई पर, तो पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि हम एक जमहूरी जमात हैं और जमहूरियत में कभी भी हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे कि किसी पार्टी पर या किसी फर्द वाहिद पर, किसी लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुंह से ऐसी बातों का क्या मतलब लिया जाए? देखें, एक बात जरा क्लियर रखें माइंड में, जो पीटीआई है, पीटीआई से जो भी गलतियां सरजद हुई, ठीक है, उनका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है, इसमें देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। क्योंकि जितनी दफा भी जो भी ट्रैप्स जो थे वो ले किए गए पीटीआई के लिए उनके ओपोनेंट्स ने, उन्हीं ट्रैप्स में पीटीआई वाले खुद उसमें चल कर गए। किसी ने उन्हें जबरदस्ती नहीं धकेला, उसमें खुद चल के उन ट्रैप्स में उन्होंने दे वॉक्ड इनटू दोस ट्रैप्स देमसेल्व्स, ठीक है जी। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं। सो पॉलिटिकली जो मूव्स की गई, जो आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद जितनी भी मूव्स थी पीटीआई की, उसमें से एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, गलतियों पर गलतियां करते गए और जो है उसकी अपॉर्चुनिटी जो है अवेल करते रहे। सो उनमें करते करते 9 मई आ गया। 9 मई को सिर्फ रिक्वेस्ट ये की गई थी कि जो लीडर है पीटीआई के, वो उसको सिर्फ कंडेम कर दे। देखिए, किसने किया किसने नहीं किया उस चक्कर में ना पड़े, उसको सिर्फ कंडेम कर दे। जो पॉलिटिक्स है उसमें राइट टाइम पे जो बात की जाए, या उस पे जो एक्शन लिया जाए, या उस पे जो भी स्टेप लिया जाए, दैट काउंट्स। सो बेसिकली उसको उस वक्त पे कंडेम करना जरूरी था। सर लेकिन अगर बाद में कंडेम कर दिया तो क्या वो नहीं माना जाएगा अब? क्योंकि खान साहब ने कंडेम तो कर दिया, उन्होंने ये भी कह दिया कि सजा मिलनी चाहिए। सुखैरा साहब देखें, बाद सारे पिंड ने कह दिता तो फिर तुसी भी कह दिता तो की फर्क पिया, ठीक है। तो आपने उस वक्त एक करना चाहिए था आपको, जिस वक्त आपका टाइम बनता था, जिस वक्त आपको मौका बनता था, जिस वक्त आपको करना चाहिए था, उस वक्त करते आप। उस वक्त आपने किया नहीं और उसको डिले करते रहे। आप सिर्फ ये कहते रहे कि हाँ जी सारी दुनिया उस पे जनाब कंडेम करती है, हम जनाब उसमें कौन सी ऐसी बात। तो आप उसको एक वीडियो पैगाम बनाते, प्रॉपर तरीके से वीडियो पैगाम बना के उसको जनाब सर्कुलेट करते, या जैसे भी आप लोग तकरीरें करते हैं उस तरह तकारीर करते और कहते जनाब हम इसको कंडेम करते। ये छोड़ दे किसने किया, ये छोड़ दे किस तरह हुआ, वो बात की बात कंडेम कर देते यार। टाइमली करना वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, पीरियड। बिल्कुल सही हो गया वो अच्छा राणा साहब, अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो 21 जून को लाहौर में एक बड़े जलसे की तैयारियां कर रही है पीपल्स पार्टी। पंजाब में क्या दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की कोशिशें कर रही है? बिल्कुल है ना। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। बेसिकली व्हाट पीपल्स पार्टी इज डूइंग इज कि उन्होंने अपना जो एक फोटे है जिसको सिंध कहते हैं, सिंध उन्होंने अपनी तरफ से जीत के रखा हुआ है अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में, ठीक है। तो इनके पीटीआई के जो सिंध है उनसे कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा चले, वेरी गुड। अब वो नेक्स्ट स्टेप में पंजाब में इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है नंबर्स एमपीएस के सदरन पंजाब से, साउथ पंजाब से उठा रहे हैं, वहां पे उनकी डील्स हो चुकी हैं। अदर देन दैट वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम एमपीएस निकाल सकते हैं निकाल लें, and at the very same time they are concentrating on MNA's seats also from Punjab। उसकी वजह ये है कि वो चाहते ही है कि उनके पास इतने नंबर्स हो कि कल को अगर किसी ने बनना है चीफ मिनिस्टर पंजाब
तो उनकी बीच में चिप इन ना हुई हो, कि उनके लोग चिप इन ना हुए हो, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ना बन सके। सही। तो वो पंजाब सियासत में असर्ट करना चाहते हैं, एंड एट द वेरी सेम टाइम वो कोशिश कर रहे हैं कि मरकज में भी अपने इतने नंबर्स उनके हो जाएं कि वो मरकज में भी अपनी जो हुकूमत बना सके, और वहां पे जनाब अपने उनके पास नंबर्स इतने ज्यादा हो कि जनाब वो उसमें भी एक अहम रोल अदा कर सके। राणा साहब सिंध पहले ही पीपल्स पार्टी के पास है, अब नजरें जरदारी साहब की पंजाब पर है। आप विफाक में हुकूमत बनाने का जिक्र आपने कर दिया, तो नून लीग के हाथ क्या आएगा फिर? देखिए, अब होगा ये कि अब ये जो बात मौलाना साहब कर रहे थे, जो आपने सुनाया, अभी क्लिप सुनाया, कि जनाब पीडीएम वाले मिलकर फैसला करेंगे कि जनाब इंतखाबात होने हैं या इकोनॉमी ठीक करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो बेसिकली कह ये रहे हैं वो, और वो आप हम सबको बता रहे हैं, ये सामने रख रहे हैं हम सबके, कि जनाब पहले इकोनॉमी को दुरुस्त किया जाएगा, उसके बाद जनाब इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। सर, हालांकि ये उलट नहीं है, पहले इंतखाबात होने चाहिए और फिर इकोनॉमी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट इलेक्शन जो इकोनॉमी ठीक होगी वो तो बड़ी टेम्परेरी होगी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने अरसे से हम लोग देख रहे हैं जर्नलिज्म में, इकोनॉमी हमारी टेम्परेरी ठीक होती है, वो परमानेंटली ठीक हुई नहीं आज तक, ठीक है। Okay. और किसी जमाने में मुशर्रफ साहब के दौर में पहले 3 साल जो थे वो बड़े अच्छे थे, बाकी जो मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें गड़बड़ थी, ठीक है, लेकिन पहले 3 साल इकोनॉमी अच्छी थी, ठीक है। इसी तरह अगर आप पीछे चलते जाए तो कई ऐसे मौके जरूर आए कि कुछ सालों के लिए इकोनॉमी अच्छी हुई, बट देन अगेन अगर ये कहा जाए कि जनाब परमानेंटली आपकी इकोनॉमी ठीक रही है, वो नहीं रही, कभी भी नहीं रही। उसमें अच्छा और आता रहा 2-4 साल का, 2 साल का, 3 साल का, लेकिन उसके बाद जनाब इकोनॉमी जो है वो नोज डाउन जाती रही है। सो एक रोलर कोस्टर की तरह चलती रही है आपकी इकोनॉमी, कभी परमानेंटली ठीक नहीं हुई, क्योंकि आपने कभी रिफॉर्म्स किए ही नहीं, आपने कभी, और अब तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, यू आर राइट। पीआईए प्राइवेटाइज नहीं किया आपने, रेलवे प्राइवेटाइज नहीं किया आपने, देयर आर सो मेनी एसेट्स जो हर महीने, हर साल, हर 6 माह सर रोजवेल्ट होटल दे दिया गया लीज पर, अब लीक होते हैं पैसे। सर तो अगर आप उनको रोजवेल्ट रखें तो सर पीआईए का रोजवेल्ट, तो खेरा साहब आप तो आपके अपने दोस्त ममालिक जो है वो भी तंग आ गए, वो भी दे आर आल्सो एग्जॉस्टेड जी। वो कहते हैं क्या ये आ जाते हैं मांगने के लिए। अच्छा राणा साहब, एक और बात तो बताएं, ये परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उनको रिहा कर लिया जाता है, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये सारा मामला है क्या? ये घर का मामला है। You know, I adore his wit, ठीक है, सुखेरा साहब को विट तो बस जवाब और की दबाने ने दे ही देता है। सर बता दें, ये घर का मामला है। आपने देखा नहीं, लास्ट टाइम गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो खबरें क्या आई कि साथ वाले घर वालों ने बता दिया कि पायल उठो आ जाओ। ये भाई देखिए, ये चलता रहता है, पॉलिटिक्स है, हर बंदा इस चक्कर में है कि इमरान खान माइनस हो जाएगा जब, तो पार्टी संभालेगा कौन, ठीक है। इस शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसी चक्कर में है कि जनाब उनको पार्टी की क़यादत मिल जाए, इसी तरह परवेज इलाही साहब इसी चक्कर में है कि उनको पार्टी की क़यादत मिल जाए। सो हर बंदा जो है ना अपना अपना वहां पे इस वक्त इस चक्कर में है कि माइनस इमरान, पार्टी मैं संभाल लूं। अब कौन संभाले पार्टी? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो डिसीजन लिया हुआ है उसमें तो कई चीजें अदर वे है, लेकिन एनीवेज वो डिफरेंट है, लेकिन हर बंदा कोशिश तो करेगा ना कि पीटीआई की क़यादत संभाल मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा राणा साहब, हुकूमत किसी भी तरह मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो मसाइल का हल किस तरह से निकलेगा? वैसे ना कभी कभी मुझे आप बहुत सादी लगती हैं, ठीक है। अब किस किस्म के मुज़ाकरात?
अब कैसे मुज़ाकरात? अब तो उनके ओपोनेंट्स जो है, पीडीएम वालों के ओपोनेंट्स जो है वो तो गिरे हुए हैं। तो वो जब गिरे हुए नहीं थे उस वक्त वो मुज़ाकरात पीटीआई वाले नहीं करना चाहते। बिल्कुल। अब तो वो पीटीआई गिरी हुई है, तो अब वो पीडीएम वाले क्यों मुज़ाकरात करेंगे जी, और किससे मुज़ाकरात करेंगे और किस लिए मुज़ाकरात करेंगे? तो मतलब ये तो सीधी सीधी बात है, 2+2 वाली बात है। अब किस चीज के मुज़ाकरात जी? अब तो मतलब कि उन्होंने बंदे भागे हुए, ठीक है, पीटीआई वाले, ठीक है, कुछ भागे हुए हैं, कुछ जेलों में है, कुछ जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कुछ कह चुके हैं जी हम जनाब सियासत ही नहीं करना चाहते। अब किस किस्म के मुज़ाकरात? ठीक है, अब तो वो बड़े शेर हुए हैं इस वक्त जो बैठे हुए हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, वो तो उनका तो अपर हैंड है। तो वो अब तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे जी इकोनॉमी ठीक करो, जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं। तो इकोनॉमी करने के चक्कर में वो इकोनॉमी ठीक करो जी, फिर उस तो बाद इंतखाबात करा लेंगे। सर इकोनॉमी से रिलेटेड आपके पास क्या खबरें हैं या क्या इत्तलात हैं? आने वाला जो बजट है कितना अवाम दोस्त हो सकता है, या फिर क्योंकि जिस तरह खबरें आ रही हैं कि जून के बजट के बाद 4 महीनों बाद फिर मिनी बजट आएगा और मजीद मुश्किल हालात होंगे। खैरा साहब सॉरी, यहाँ पे हर महीने में बजट आता है, ठीक है, यहाँ पे कोई 2-4 महीने कोई नहीं इंतजार करता। ये तो एक हमारा साइकोलॉजिकली एक चीज ऐसी बनी हुई है, या हमारी कंपल्शन है कि हमने जनाब जून में फला तारीख तक बजट देना है, थिंग्स हैव टू गेट अप्रूव्ड, और अप्रूवल के बाद जनाब को रोल करना है उस बजट को हमने। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट अदर देन दैट इफ यू सी, यहाँ पे तो हर महीने बजट आता है, तो हर महीने यहाँ पे नया बजट आया होता है, तो इसमें तो कोई साइंस है ही नहीं है। बट एट द वेरी सेम टाइम आपने रिलीफ की बात की, शहबाज शरीफ कोशिश करेंगे, पीडीएम कोशिश करेगी कि जितना रिलीफ दे सकते हैं दें, लेकिन एट द सेम टाइम आई पर्सनली थिंक कि 19-20 का भी अगर आपको रिलीफ मिल जाता है तो उसको एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन समझे आप, क्योंकि अगर आपको 19-20 का भी फर्क मिलता है तो उसको ये समझे कि जी ताड़ी बड़ी कामयाबी है, आवाम की बड़ी कामयाबी है, ठीक है, इसमें कि आपको थोड़ा सा भी रिलीफ मिल जाता है। अदर देन दैट इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको कोई ऐसा रिलीफ मिल जाए कि जनाब को 10-20 का रिलीफ मिल जाए, वो नहीं होगा। तो 19-20 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो। तो राणा साहब, ये मईशत को बहाना बनाकर हुकूमत मजीद कितना लेट कर सकती है इलेक्शंस को? 2 साल कर ले, 1 साल कर ले, जितना दिल करता है कर ले, ठीक है, उसमें क्या। तो यही तो हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी सर, सेम, या अबूरी सेटअप आएगा? नहीं, वो उसमें सुखैरा साहब, उसमें देखे ना कोई चेंजेस तो आपको लानी पड़ेंगी, ठीक है। सो थोड़ी बहुत चेंजेस आपकी जरूर आपको पॉलिटिकल चेंजेस नजर आएंगी इन द डेज टू कम, ठीक है। बट इकोनॉमी जो है अगर आप ठीक कर लेते हैं, अगर इकोनॉमी फिक्स हो जाती है आपकी वो इन वन वे और द अदर, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो वो आप इंतखाबात जो है, इंतखाबात बाद में करा लेना यार, कौन सा इसमें आफत आई, ठीक है। अगर उनके पास यहाँ पे मेजोरिटी है, या किसी को समझता है कि हमारे पास मेजोरिटी है और वो साल बाद या 2 साल बाद मेजोरिटी नहीं रहेगी, तो फिर उसकी गलती होगी। लेकिन अगर इकोनॉमी अगर आप सिंसियरली फिक्स कर लें, ये वाकई बताइए सिंसियरली देखें कि अगर आप इकोनॉमी फिक्स कर सकते हैं तो नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन देन अगेन इंतखाबात तो कराने वो तो होंगे ही होंगे। अब इसकी बात करें लीगैलिटी कैसे चलेगी इस हुकूमत की केयर टेकर सेटअप की, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल असल फोकस तो यही है सर, जिसने इकोनॉमी ठीक कर ली, आपकी बात सही है, विन विन पोजीशन उसके लिए होगी। ईद के बाद कहा जा रहा है कि कोई बड़ी हलचल होने जा रही है, कोई बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, उस हवाले से कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? मन लगता है तुसी जेड़ा ना शेख रशीद एक पुलिस छुपया होया है, ठीक है, वो तोते दी फालां कढ़दा रहता सुखैरा साहब, ते तुसी भी तोते दी फालां कढ़ रहे हो कि जनाब ईद के बाद कोई बहुत बड़ी हलचल होनी है। केड़ी हलचल होनी है सर? ये ते हलचल होंदी है सर, पॉलिटिकल हलचल चली होंदी है, ते तुसी और केड़ी हलचल दी गल कर सर? पॉलिटिकल हलचल की बात कर रहा था मैं भी। ये जो लाहौर का इलाका है ना सर, किनाल रोड, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल।
वो एक पहले आता है ज़हूरुल्लाह रोड, उसके बाद आता है ज़ुबान पार्क। तो वो मीटिंग्स में डिले ही नहीं आ रहा, वो रास्ता बड़ा कम है ना, तो एक मीटिंग उधर हो रही होती है, दूसरी मीटिंग उधर हो रही होती है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बंदा जोर लगाएगा और जो भी सियासतदान है, जो भी जहाँ पे बैठे हुए पीडीएम वाले, वो भी लगाएंगे। पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो भी लगा रही है, और जो बैठे हुए इस वक्त ऑपोजिशन में, वो भी लगाएंगे जोर। ठीक है, वो सार्वजनिक बंदा लगाएगा। अब ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे इट्स सच अ ट्रिकी सिचुएशन। पॉलिटिक्स इतनी सख्ती है पाकिस्तान में कि इट्स अ डे टू डे पॉलिटिक्स ओवर हियर। बिल्कुल सही। तो डे टू डे चलती है यहाँ, बिल्कुल हर दिन ही आप पीछे चलता रहता है काम। बिल्कुल सही। राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपके के लिए। और जिस तरह रान साहब ने कहा कि आजकल की सियासत तो डे टू डे चल रही है, बस अल्लाह ना करे कि आने वाले दिनों में कोई सरप्राइज मिले, क्योंकि ये जो सरप्राइज वाली सियासत है ये हमेशा नुकसान दे जाती है। कभी कभी सरप्राइजेस जो हैं वो प्लेजेंट भी होते हैं और कभी कभी बिल्कुल प्लेजेंट नहीं होते। आजकल की हमारे पाकिस्तान के हालात में सियासत में जो चल रहा है वो सरप्राइजेस जो है ना बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। और अब आपको बताएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर। अमेरिका में पाक भारत फनकारों का क्रिकेट टाकरा हुआ है, और अगर इस टाकरे की बात करें तो वो टाकरा नहीं है जो हम अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं और हम बहुत इमोशनल फील करते हैं कि ये क्यों आउट हो गया, इसको क्यों सिक्सर लग गया। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाकरा है। ये क्रिकेटर्स का नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के जो शोबिज इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, उनके माबैन ये टाकरा हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे स्टार्स थे वहाँ पर। और जमील, और इसमें तो ये भी नहीं होगा तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये तो ये होगा तुम जीतो या हारो हम आप सबके फैन हैं। एग्जैक्टली भाई, हम भारतीय सितारों के भी फैंस हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें अक्सर उनकी फिल्म्स देखने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है अच्छी चीज़ों को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनको इंडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर भी हम ऐसे कॉमेंट्स देख रहे होते हैं, ऐसे रिमार्क्स देख रहे होते हैं जो कि बहुत पॉजिटिविटी फैलाते हैं। तो इसी तरह का एक टाकरा तो हुआ। एक काम करते हैं, बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अमेरिका, सोबिया चीमा साहिबा के पास, जो हमें बताएंगे कि ये इवेंट क्या है, किस तरह से खेला गया और इसमें जीता कौन और हारा कौन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिका के शहर पर्लैंड में, और ये है मूसा क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान टाकरा जारी है। लेकिन एक मिनट, ये वो टाकरा नहीं है कि जिसमें कोई हारेगा तो या तो दिल टूटेंगे या टीवी स्क्रीन्स टूटेंगी, बल्कि कोई भी जीते कोई भी हारे, दिल दोनों तरफ जीतेंगे, क्योंकि ये मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने माने सितारों के माबैन, और इसे GCCL 2023 यानी ग्रैंड सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का नाम दिया गया है। ये शो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान और इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और शोबिस के जाने माने सितारों से, और उनके दरमियान होने वाला क्रिकेट मैच भी आपको दिखाएंगे। तो चले देखते हैं कौन किसे धूल चटा रहा है। अभी आपने टॉस देखा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम टॉस हार गई है, लेकिन उम्मीदें हमने नहीं हारी। अभी जाके देखते हैं कि कौन सी टीम किस तरह खेल रही है। इंडिया ने पहले बैटिंग चूज की है, आइए देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हुमायूं सईद मौजूद है। वैसे ही बड़ा दिलचस्प एक जिसे कहते हैं ना इत्तेफाक है, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के जो कप्तान है वो बाबर हैं और हमारे सेलिब्रिटी टीम के कप्तान है हुमायूं। तो ये मुगलाई टच बड़ा कोई दिलचस्प नजर आ रहा है। वैसे आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सारा क्रेडिट जाता है हैरी भाई को, टीना को, इन लोगों ने ये इंडियन सेलेब्स को और पाकिस्तानी सेलेब्स को साथ खिला रहे हैं। हम लोग को ये मौके मिलते नहीं हैं, मिलने का भी नहीं, क्योंकि कोई इंडियन पाकिस्तान आ सकता है ना, हम ना वहाँ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मैं समझता हूँ एक्टिविटी है जिसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आ रहा है कि हम साथ खेल रहे हैं, साथ मिल रहे हैं, और गेम का अलग मज़ा है। बिल्कुल। बॉलर या बैट्समैन? हाँ, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। सुनो न्यूज़ के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे?
आई होप कि ये चैनल अच्छा चले और अच्छी अच्छी न्यूज़ देता रहे। चलिए, गुड लक फॉर यू। गो ग्रीन, गो ग्रीन। अब हमारे साथ इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान शरद केलकर मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत मकबूलियत रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी शरद, कैसा लग रहा है आपको आपस में सेलिब्रिटीज़ का इस तरह क्रिकेट मैच? बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज एक तो कलाकार हैं दोनों देशों के और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट है बिकॉज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट व्हाट वी डू, और एक नया स्किल देखने को मिलेगा क्रिकेट का। ऑब्वियसली दोनों देशों में क्रिकेट आई थिंक सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल है, तो उम्मीद है कि जैसे हम लोग खेलते हैं इंडिया में, वैसे जितने पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, हुमायूं साहब हैं, वो लोग भी खेलते होंगे क्रिकेट। बिल्कुल। तो आज देखते हैं कि आज क्या होता है मैच में। बिल्कुल ठीक है। सो बॉलर हैं आप या बैट्समैन हैं आप? ऑलराउंडर हो जी। और सारे ऑलराउंडर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। टॉस तो इंडिया जीत गया है, तो मैच के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपको अंदेशा मिल ही गया। यहाँ से पूरी तैयारी है वैसे तो। आप ऐसे मैचेस इंडिया और पाकिस्तान में भी होने चाहिए। बिल्कुल, जैसे बिकॉज जो भी सिनेरियो हो उसमें शायद एक दूसरे देश में नहीं खेलते हैं, यूएस आके क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों में भी यही मैचेस इस तरह होने चाहिए। ठीक है, और हम क्योंकि पाकिस्तान में भी आपकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, तो आप सुनो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जो लोग सुनो न्यूज़ देख रहे हैं प्लीज देखते रहिए, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे आपके यहाँ खबरें लाते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। Thank जी, तो इस वक्त हमारे साथ इंडियन सिनेमा के एक जाने माने नाम समीर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी समीर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर हूँ और ये मैच खेल रहा हूँ, और टीम पूरी चार्ज अप है, बहुत ब्यूटीफुल स्टेडियम है और अच्छा लगता है कि अपने एक्टर दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हैं और खेल रहे हैं, तो वेरी हैप्पी टू बी हियर। चलिए, बिल्कुल अच्छा। इस तरह के मैचेस जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में भी होने चाहिए, ना कि आप कोई दूसरा देश इसके लिए सिलेक्ट करें। नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। आई थिंक एज अ फिल्म इंडस्ट्री हम अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कितना अच्छा काम कर रही है और इतनी बढ़िया फिल्में बनाती हैं, तो एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, एज मीडिया पीपल बड़ा अच्छा लगता है हमें कि हम खेलें, और क्रॉस बॉर्डर गेम्स खेलना तो मतलब सबके लिए अच्छा ही होता है। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय टू पीपल। सो ऐसे मैचेस होने चाहिए बिल्कुल। वी आर टूरिंग ऑल ऑफ यूएस विद दिस, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आए हैं समर्स पे एंजॉय करने अपने आप को एंड प्ले सम गुड क्रिकेट एंड ट्राई टू विन। हमारे साथ इजाज असलम है, जो प्रोबेबली आज के मैन ऑफ द मैच होंगे। इजाज, क्या बात है, शाहीन अफरीदी, वसीम अकरम, सबकी याद आपने ताज़ा कर दी। पहली ओवर में 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स, कमाल है। थैंक यू वेरी मच। बस शुरू के ओवर मैं कराता हूँ हमेशा, सो आई एम गुड विद द न्यू बॉल, तो अल्लाह का शुक्र है एंड आई गॉट सक्सेसफुल। तो अभी सेट नहीं हुए थे बैट्समैन, आई गॉट लकी। चले जी, माशाल्लाह। कैसा लग रहा है इवेंट, कैसा लग रहा है आपका? होम ग्राउंड जैसा ही लग रहा है या किस तरह की फीलिंग्स हैं आपकी? पिच थोड़ी मुश्किल थी बट ग्राउंड इज़ ब्यूटीफुल, इट्स ऑल ग्रीन, और पिच थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। बहुत ज़्यादा जो है वो पावर, बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ रही थी बॉलिंग करने के लिए, बट इट वाज ऑल गुड। अच्छा मैच हुआ। स्कोर इज़ डिसेंट, बट इंशाल्लाह हमारी टीम भी अच्छी है, बना लेंगे। तो सुनो न्यूज़ के ज़रिए पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपको देख रही है। सुनो का पैगाम है, सुनो यकीन के साथ। आप क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल सही पैगाम है, सुनो यकीन के साथ। मेरे साथ इस टाइम पाकिस्तान के फ़ख्र आलम मौजूद हैं। जी फ़ख्र, कैसा लग रहा है? आप कमेंट्री तो हमने आपको करते देखा है, बाद आप तो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। बस अभी तो इट्स गुड टू बी हियर इन ह्यूस्टन। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया इंडियन और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का, और जस्ट अ ग्रेट फीलिंग टू सी सो मेनी पाकिस्तानीज एंड इंडियन सारे के सारे आए हुए। इट्स अ गुड फीलिंग ऑल राउंड, बहुत खुशी मुझे। तो यहाँ का क्राउड कैसा लगा है आपको? बहुत ज़बरदस्त, वेरी सपोर्टिव, वेरी पॉजिटिव। कोई किसी ने बदतमीजी नहीं किया, हालांकि दोनों कैंप्स मौजूद हैं और आमने सामने हैं, और पॉजिटिव एक्सचेंज हो रहा है, एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ हो रही है। सो एनीथिंग दैट्स पॉजिटिव एंड गुड एनर्जी, आई एम ऑलवेज फॉर इट। इस टाइम मेरे साथ जुनैद खान मौजूद हैं। उनकी बेहतरीन एक्टिंग तो सब लोग दीवाने हैं, मगर आज एक खास चीज़ आपको पता है, ये बहुत अच्छे फास्ट पेस बॉलर भी हैं। ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का इवेंट इनको कैसा लग रहा है। जी जुनैद। बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम पाकिस्तान, इंडिया स्पेशली जहाँ भी बात आती है तो ऑटोमेटिकली बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है। हम वैसे भी एक ही हैं, और लेकिन जब खेलते हैं तो बड़े कंपेटिटिव होकर खेलते हैं। सो 2 दिन हमने बॉयज़ के साथ हैंग आउट किया है इंडियन टीम के साथ, और बड़ा मज़ा आया। वेरी फन लविंग, वेरी नाइस एंड हम्बल पीपल, और आज इनके साथ मैच खेल रहे हैं, तो हम कंपेटिटिवनेस हमारी जाग गई, और आज देखिए क्या होता है। 148 थोड़ा सा स्कोर कि क्या आप ख्याल है कि पाकिस्तान चेस कर पाएगा इसे? थोड़ा स्कोर बढ़ गया है, लेकिन आई थिंक अगर हमें अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, जो कि होपफुली मिल रहा है, सो हम पहुंच जाएंगे।
चलिए बहुत अच्छा लगा। मुझे बताइएगा कि ये इस तरह का क्रिकेट मैच अमेरिका में पहली दफ़ा शायद एक्सपीरियंस किया जा रहा है, तो इसके हवाले से ज़रूर बताइएगा, और ख़ासतौर पर जो क्राउड आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत जी, क्राउड की बड़ी सपोर्ट मिली हमें। हमने बहुत एंजॉय किया है। देखिए मैच लाइव जो भी इवेंट होता है उसमें जहाँ पे क्राउड इंटरेक्शन ज़्यादा हो वहाँ मज़ा बहुत आता है, और यहाँ पे हमें पाकिस्तानी जो क्राउड है उसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत इंकरेज किया, और मज़ा आ रहा है, अच्छा लगा। हमारे साथ इस वक्त सलमान सईद मौजूद हैं। पाकिस्तान में इनकी अदाकारी के बहुत मदाह मौजूद हैं, लेकिन हमने आज इनके बैटिंग के जौहर भी देखे हैं और फील्डिंग के जौहर भी देखे हैं। इनसे बात करते हैं कि इस मैच को खेल के इनको कैसा लग रहा है। जी सलमान। मैच को खेल के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इंडियन प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा खेला है। अब हमारी बैटिंग है, लेकिन होपफुली पिच थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकी मुझसे आज। चलें कोई बात नहीं, यू प्लेड रियली वेल एंड वी होप पाकिस्तान विल विन इंशाल्लाह। तो इससे से इवेंट्स जो हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है कि ये इवेंट्स हमारे मुल्क में भी होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, पाकिस्तान में भी होने चाहिए, इंडिया में भी होने चाहिए, दुबई में भी होने चाहिए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया में नहीं हो पा रहे, लेकिन लेट्स सी, अब अमेरिका में शुरू हैं तो इंशाल्लाह फिर दुबई में, फिर इंडिया में, फिर पाकिस्तान में भी होंगे। यहाँ का क्राउड तो बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, क्राउड तो बड़ा अच्छा था, दोनों टीम्स को काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है। आई होप कि अभी आगे जहाँ मैच खेल रहे हैं हम लोग डैलस में और सैन एंटोनियो और न्यू जर्सी में, वहाँ पे भी अच्छा क्राउड आएगा। जी, तो हमने आपकी मुलाकात पाकिस्तान और इंडिया के शोबे सितारों से करवाई और उनके दरमियान होने वाला एक दिलचस्प मैच भी दिखाया। बदकिस्मती से पाकिस्तान ये मैच जीत नहीं सका, लेकिन खूब खेला। अमेरिका से इसी तरह सुनो न्यूज़ आपके लिए दिलचस्प इवेंट्स लाता रहेगा, तो सुनो यकीन के साथ। जी थैंक यू सो मच सोबिया चीमा साहिबा। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैच जीत नहीं पाया। मुझे तो लगा जीत चुके हम। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे जितने भी हमने स्टार्स से बात करवाई और जितने भी हमने इंडियन स्टार्स से आप लोगों की बात करवाई, उन सबका यही कहना था कि इस तरह के इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर मुझे बहुत अच्छी अपने ही एक स्टार की बात लगी, उनका ये कहना था कि हम लोग एक ही हैं और हम लोग हैंग आउट भी साथ में करें। अब यहाँ पर आकर घूमने का मौका मिला है, साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी। और फिर जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, कल्चर की, आर्ट्स की, तो उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। पिछले दिनों क्रिकेट के कुछ मसाइल चल रहे थे कि हमने न्यूट्रल वेन्यू पे सेलिब्रिटीज को क्रिकेट मैच खेलने की इजाजत दे दी, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो क्रिकेट टीम को, लेकिन आप ये भी देखिए वेन्यू न्यूट्रल था ना, वो ना पाकिस्तान था ना इंडिया था। तो वो तो हम भी कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें, ना खेले कोई बात नहीं, हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अच्छा, क्रिकेट टीम को इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन स्टार्स को इजाजत, स्टार्स को रोक के दिखाओ ना जरा। इजाजत नहीं, उनको रोकेगा कौन? उनको रोकेगा कौन भाई? ये तो उनके अपने उसकी बात है, इंटरेस्ट की बात है, अपनी उनकी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा लगा हमें ये क्रिकेट मैच देख के, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है कि पाकिस्तान जीत जाता। कैन जो है ना, हार जीत वो खेल का हिस्सा है। बिल्कुल, कोई हारेगा नहीं तो दूसरी टीम जीतेगी कैसे? वाओ, एक मिनट मैं ये क्वेश्चन लिख लूं जरा, मैं भी ब्रेक लूंगा। कोई टीम हारेगी नहीं तो कोई जीतेगा कैसे? मैं आप अभी हम ब्रेक लेते हैं। जमील को मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं इस फ्रेज को सॉल्व करता हूं और एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। स्टॉप बगिंग मी ऑल द टाइम। अच्छा, कोई जीतेगा नहीं, ब्रेक के बाद कोई हारेगा नहीं तो कोई जीतेगा। एक बार फिर खुश आमदीद। जनाब अहमद साया साहब का जिक्र करते हैं। ओ लेवल रियाजी के लिए कैम्ब्रिज की सरकारी किताब लिखने वाले पहले पाकिस्तानी उस्ताद हैं। तालीम में अहमद साया की खिदमात ने उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर एक बहुत नुमाया पहचान दी है। 2019 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डेडिकेटेड टीचर 2019 का अवार्ड जीता और इसके अलावा वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और काउंसलिंग के इदारे रिवील पाकिस्तान के CEO भी हैं और इस वक्त वो हमारे साथ शो में मौजूद हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा अहमद साया साहब, आप पहले पाकिस्तानी उस्ताद हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज के लिए रियाजी के सरकारी कोर्स की किताब लिखी है। सबसे पहले तो ये बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा प्राउड मोमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है और अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ओ लेवल मैथ्स की किताब को ऑथर करूं एंड बहुत प्राउड फीलिंग है कि एटलीस्ट सबको पता चल रहा है कि पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है एंड हम पाकिस्तान में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी अच्छा अहमद साया साहब, बताइएगा कि ये किताब
आपने कितने अरसे में कंप्लीट की, कितना वक्त दरकार था इसको लिखने में? देखिए, नया सिलेबस जब लॉन्च हो रहा था ओ लेवल मैथ का, तब मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि नया सिलेबस जो है उसके हिसाब से किताब लिखनी है। तो इट टुक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला गिव मी द अपॉर्चुनिटी कि किताब कंप्लीट है, मार्केट में अब अवेलेबल है, एंड दिस इज द ऑफिशियल बुक। जी So जी this is the book which is in line with the curriculum of Cambridge का जो O level का सिलेबस होता है उसके करिकुलम के इन लाइन है, और अब पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कैम्ब्रिज O लेवल मैथ पढ़ाई जाती है वहाँ पे यही किताब पढ़ाई जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अहमद साहब, पाकिस्तान में तालीम के मेयार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है जिससे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि पहले तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सही प्रोवाइड की जाए, बिल्कुल प्रॉपरली करिकुलम डिज़ाइन किया जाए, अप टू द डेट करिकुलम डिज़ाइन किया जाए। फिर आपने देखा है कि हमारे पास जो एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं उनकी एथिकल प्रैक्टिसेस होना बहुत ज़रूरी हैं। रिसेंटली जब एग्जाम्स हो रहे थे, हम सब ने देखा, वीडियोस वायरल हुई थी, बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में अनफॉर्चुनेटली चीटिंग कर रहे थे। जब तक देखिए बच्चों के अंदर ये बात इंस्टिल नहीं की जाएगी कि उनको बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी से काम करना है, चीटिंग इज नॉट द वे आउट, उनको खुद मेहनत करनी है, एंड करिकुलम हमारा जब तक होलिस्टिक नहीं होगा जिसके अंदर लर्निंग होगी, और जब तक करिकुलम हमारा ऐसा होगा जिसमें बच्चों को रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने के बाद पेपर पास करना सिखा दिया जाएगा, तो उसमें ये आपने बड़ी अच्छी बात की अहमद साहब। ये रट्टा कल्चर किस तरह खत्म कर सकते हैं हम? देखिए, रट्टा कल्चर खत्म ऐसे होगा जब बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी, उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स दी जाएंगी, उनको समझाया जाएगा कि जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ पढ़ाने की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो डेली एक्टिविटीज में इस्तेमाल होता है। उनके अंदर एथिक्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, मॉरल वैल्यूज इनबिल्ट की जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो करिकुलम होगा वो जब इतना मयारी हो जाएगा, और जब बच्चे को पता होगा कि सिर्फ याद करने से उसने एग्जाम पास नहीं करना, उसने उस एग्जाम को इम्प्लीमेंट करना है अपनी रियल लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली कल्चर इंप्रूव कर दे खत्म हो जाएगा और बेहतर कल्चर प्रमोट होगा। अहमद साहब, आप ये बड़ी अच्छी बात की आपने। चले हम गवर्नमेंट सतह पर अगर बात करें तो ठीक है, हमें स्कूल्स में और गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा हमें रट्टा सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी यही हाल है। भारी भरकम फीसें लेने के बावजूद वो लर्निंग प्रोसेस को कम तरजीह देते हैं और रट्टा सिस्टम को ज़्यादा सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने स्कूल, कॉलेज, अकेडमी के बाहर एक बड़ा सा फ्लैक्स लगाएं और वहाँ पर नंबर्स की गेम लिखें कि जनाब ये देखें हमारी पहली पोजीशन आई या दूसरी आई। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कल्चर है ये मज़ीद हमारे बच्चों को, नौजवानों को लर्निंग की बजाय रट्टा सिस्टम के ज़रिए मज़ीद तबाही की तरफ लेकर जा रहा है? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो गई है एक रैट रेस, ग्रीड फॉर ग्रेड। हर किसी को जो है वो अपने ग्रेड्स दिखाने हैं, पोर्ट्रे करने हैं, और उसी रेस में लगाया जा रहा है बच्चों को भी। देखिए, ग्रेड लाना इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन बेहतर इंसान बनाना बहुत जरूरी है। बच्चे को तालीम के साथ तरबियत देना बहुत जरूरी है। कॉलेजेस, स्कूल्स को एजुकेशनल इदारे बनना और उनको चलाने वालों को एजुकेशनिस्ट बनना जरूरी है, रादर देन हम स्कूलों को बिजनेस बना दें, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बना दें। बच्चों को जिनको स्कूल में दाखिला मिल रहा है उनको अमानत समझा जाए, रादर देन क्लाइंट समझा जाए। तो जब ये परसेप्शन बदला जाएगा कि बच्चा अमानत है, क्लाइंट नहीं, स्कूल बिजनेस नहीं है, एजुकेशनल इदारा है जो तालीम को फरोग दे रहा है, और जब तालीम के साथ तरबियत जुड़ जाएगी तो आई थिंक चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये बेहतर करेगा कौन? ये हम ही लोगों ने करना है बेहतर। ये हम एजुकेशनिस्ट की ही जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को प्रमोट करें और इस चीज के लिए मेहनत करें, और इस चीज की तरफ और दूसरे लोगों को भी दावत दें कि भाई हम लोग को अपना एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा। जी अच्छा, अहमद साया साहब, आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डेडिकेटेड टीचर 2019 का अवार्ड भी ये जीता। मुझे ये बताइए कि अगर हम आजकल बात करें, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में बहुत डर और खौफ पाया जाता है। टीचर्स से उस तरह से खुल के बच्चे बात नहीं करते, अगर कुछ समझ नहीं आया बार बार पूछने से कतराते हैं, क्योंकि वो कल्चर इस तरह का बना दिया गया है कि जो टीचर के पास अगर आप जाएंगे और बार बार पूछेंगे तो आप वो फेवरेटिज्म या फेवरेट स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसमें से आप बाहर हो जाएंगे। आप बताइए कि एक अच्छे उस्ताद की
क्या खूबियाँ होती हैं, किस तरह से जो है टीचर में, क्योंकि हम अगर बात करते हैं अपने तालीमी निज़ाम की तो यहाँ पर बच्चे कंफर्टेबल फील ही नहीं करते, इसीलिए घरों में ट्यूटर्स रखे जाते हैं कि जो चीज़ क्लास में समझ नहीं आई, पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लास में जा रहे हैं, आपका एक कंफर्ट लेवल है, तो ट्यूटर की आपको घर पे ज़रूरत ही नहीं है। तो एक अच्छे उस्ताद की क्या खसूसियात हैं? अच्छा, आपने जो दो बातें करी ना, दोनों में परसेप्शंस हैं। हर दफा हर बार ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बच्चों के लिए अवेलेबल भी होते हैं, बच्चों के सवालात को एंटरटेन भी करते हैं और इस चीज को प्रमोट करते हैं कि मेरी क्लास में सवाल पूछे जाएं, और उनके पास कोई फेवरेटिज्म का अंसर नहीं होता। जी बिल्कुल, ऐसे असातिज़ा भी हैं अनफॉर्चुनेटली जो बच्चों को सवाल पूछने नहीं देते या जिनसे सवाल पूछते हुए बच्चे कतराते हैं। तो देखें, ये एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है जिसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, जिसमें टीचर जो है वो उसकी सर्विसेज सिर्फ क्लास की हद तक महदूद ना हो। टीचर इज नॉट अ टीचर फॉर अ क्लास, ही इज अ टीचर फॉर लाइफ। उसकी जिम्मेदारी क्लास खत्म होने पे खत्म नहीं होती। जब टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो स्टूडेंट के लिए वो टीचर हमेशा हाजिर होता है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो मेंटरिंग हो, चाहे वो बच्चे को सही रास्ता दिखाने की बात हो। तो ये परसेप्शंस हैं, हर बार ऐसी हर चीज जरूरी नहीं होती है। लेकिन टीचर को डेफिनेटली बहुत जिम्मेदारी टीचर पर आयद होती है कि टीचर को एक रोल मॉडल होना पड़ेगा। टीचर के कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अगर वो बच्चों को बोल रहा है कि आप छुट्टियां ना करें, तो वो खुद भी छुट्टी ना करें। अगर वो बच्चों को बोल रहा है कि मैं अवेलेबल हूँ, तो वो वाकई अवेलेबल हो। जब वो बच्चों को बोल रहा है कि ये काम करना सही नहीं है और ये काम करना सही है, तो वो खुद उसकी लाइव एग्जाम्पल हो, बच्चे इसको करते हुए देखें। जब बच्चे अपने टीचर्स को इंस्पायरिंग फील करेंगे, वो फील करेंगे कि हमारा टीचर हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, हमारा टीचर हमारे लिए रोल मॉडल है, तो वो जो आप बात करी ना, टीचर से कतराएंगे भी नहीं और एट द सेम टाइम टीचर अपनी जिम्मेदारी भी बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकेंगे। क्योंकि ये टीचर्स की जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को एक एज अ चेंज एजेंट पेश करें, एज अ कंट्री का पेट्रियोटिक पाकिस्तानी पेश करें कि हम इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और ये बच्चा भी इस मुल्क के लिए काम करे। देखें, अदरवाइज तो यही होगा जो हो रहा है, जिसको हमें रोकने की बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जाना चाह रहे हैं। कि हम हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम लोगों को बताएं कि भाई इस मुल्क में बहुत टैलेंट भी है, हमारे मुल्क में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स कोई बाहर से आके ठीक नहीं करेगा, ये हम ही लोगों ने ठीक करना है और इस मुल्क में रह के ठीक करना है। बिल्कुल 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 सही। अहमद सायद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि एक पाकिस्तानी के लिए इतना बड़ा एजाज़ अपने नाम करना, ख़ास तौर पर जो डेडिकेटेड टीचर का अवार्ड उनको मिला और उसके बाद उनकी मैथ्स की लिखी हुई ओ लेवल मैथमेटिक्स की किताब, बिल्कुल, और कैम्ब्रिज के लिए उसको उसमें ऐड करना उसके सिलेबस में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैथ्स वैसे भी जमील बहुत एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझा जाता है, बहुत कहते हैं इंटेलिजेंट। अच्छा, मैं अहमद सायद साहब ये सवाल करना चाह रहा था बेसिकली कि अहमद साहब, ये मैथ्स को बड़ा एक ड्राई सब्जेक्ट कहा जाता है और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट और बहुत मुश्किल, और नंबर्स में आप हर वक्त खेलते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो फिर भी स्टूडेंट के साथ ऐसा कनेक्शन रखना कि स्टूडेंट आपके साथ बहुत हैप्पी फील करे और आपको भी पढ़ाते हुए ये ना लगे कि मैं बहुत बोरिंग कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन देखिए, मैथ्स के अलावा और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको ड्राई लगता है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई पढ़ना बहुत, कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट ड्राई लग रहा है तो आपने नहीं पढ़ना भाई, आपको ड्राई लगता है, जो हमने भी पढ़ा है, हमारे भी माँ बाप ने हमें यही बताया, पढ़ना। अच्छा, वो एक जमील बचपन में एक चीज सुनते थे कि इतना पढ़ लो फिर आगे जिंदगी आसान हो जाएगी, इस पे हम वो कहते थे यस वो कहते थे बस मैट्रिक तक मुश्किल है, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, वो तो मैट्रिक के बाद हमें पता चला कि असल पढ़ाई तो अब है। अभी ब्रेक लेते हैं जनाब, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आइंदा माली साल के बजट की कुछ बात करते हैं, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर से ज़्यादा टैक्स वसूली का इम्कान है। प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त को दस्तावेजी बनाने के लिए मज़ीद शराइत तैयार की जा रही हैं। हर किस्म की देही और शहरी
जो जायदाद है उसको इनकम टैक्स गोशवारे में जाहिर करना लाजमी करार देने की तजवीज़ दी गई है। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या कहना था, आइए जानते हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत गरीब और मुतवसत तबके के लिए बजट में रिलीफ से मुतालिक अहम इजलास, वजीर खजाना समेत अहम वफाकी वज़रा की शिरकत। वसाइल को बेहतरीन अंदाज में बरूए कार लाकर आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आम आदमी तक पहुँचाया जाए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाकर मजीद मुस्तहक लोगों की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी के लिए जामे प्लान तश्कील दिया जाए। हुकूमत मुस्तहक किसानों को ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने में मावनत फराहम करेगी। वजीर आजम ने इस अज़म का भी इजहार किया कि बाइज्जत रोजगार के लिए छोटे कारोबार की तरक्की के साथ फ्रीलांसिंग और पेशा वराना तरबियत की सहूलत भी फराहम की जाएगी। शहरियार खान, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, माहिर मुर्शिद, और CEO रेड बॉक्स नवीद शाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खाकान नजीब साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। बजट में जो रियल इस्टेट सेक्टर है इससे ज़्यादा टैक्स वसूली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इससे रियल इस्टेट बिजनेस पर क्या असरात मुरतब होंगे? जमीद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन सुनो। देखें, एक तो समझने की बात है कि कुछ आपके सेक्टर्स हैं जो बहुत कम टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ आपकी सेक्टर्स हैं जो अपनी अनप्रोडक्टिव होने की वजह से फिर भी इन्वेस्टमेंट बहुत ले रहे हैं। इन दोनों कैटेगरीज का जो आई थिंक लीडिंग सेक्टर है वो रियल एस्टेट सेक्टर है, बिकॉज हमने रियल एस्टेट सेक्टर में नो योर कस्टमर भी बहुत वीक रखा हुआ है, हमने मराहत भी दी हुई हैं, हम एमनेस्टीज भी रियल एस्टेट में ही देते हैं। हम इसमें जो मसलन जिसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं वो भी 5-6 साल बाद उससे इस्तिस्ना कर देते हैं। तो सारी इन्वेस्टमेंट ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की जो है वो रियल एस्टेट में पड़ी हुई है, वो स्टॉक मार्केट में नहीं जाती, वो मैन्युफैक्चरिंग लगाने में नहीं जाती, वो ज़रूरी एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में नहीं जाती। रियल एस्टेट को अगर आप मुझसे पूछिए तो बहुत ज़्यादा टैक्स करना चाहिए और इसमें जो स्पेक्युलेटिव एलिमेंट है उसको निकालना चाहिए। इसमें जो ये एलिमेंट है कि ये मेरी सेविंग्स बनेगा उसको निकालना चाहिए। ये सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने और मैंने जब घर बनाना है तो हम ये करें और दूसरा रियल एस्टेट खरीदें, और वो भी ये होना चाहिए कि मैं घर बनाऊं, 6 मंजिल ऊपर जाऊं, फ्लैट्स में रहूं, ताकि ये जो फैलाव है पाकिस्तान में ये भी खत्म हो। रियल एस्टेट पाकिस्तान में इतना रीवैम्प मांग रहा है क्योंकि ये इतना बड़ा बोझ है पाकिस्तान पे, और ये ओवरसीज को भी हम कहते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। उनको हम ये नहीं कहते कि आप पाकिस्तान आओ, कोई चिप बनाओ और उसको बाहर भेजो। ये पाकिस्तान की बिल्कुल ज़हनियत को तब्दील कर देना चाहिए हमें। इफ यू नो आई वाज द वन जो टेबल पे बैठ के हमेशा कहता था कि इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगाओ। उसका मतलब ये है कि 1 करोड़ की चीज 2 करोड़ की बेची है तो उसमें से 50 लाख रुपया जो है वो स्टेट को आना चाहिए, या कम से कम मेरे मार्जिनल इनकम टैक्स रेट पे मुझे अपना टैक्स अगर 30% है वो तो वो देना चाहिए। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप टू टेक। इसके साथ साथ रिटेल है, होलसेल है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। पाकिस्तान का टैक्स पोटेंशियल इज मच हायर देन वेयर वी स्टैंड, और फिर उन हजरात से जो लोग टैक्स नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं, ना कि पाकिस्तान का GST बढ़ाकर आप जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनको महंगा करें। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव अगर ये होती है तो। जी, हम बात करें रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श शोबों में से ये एक है, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो GDP में भी नुमायां हिस्सा डालता है। लेकिन इस वक्त इस शोबे को किन मसाइल का सामना है? देखिए, एक तो इसको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रियल एस्टेट को ना थोड़ा सा फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जी। दुनिया भर में रियल एस्टेट में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है तो आप इसको प्रोडक्टिवली ले सकते हैं। इसका मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में एक चीज होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इससे ये मतलब है कि हर एक के पास तो 10 करोड़ रुपए नहीं है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके। तो लेट्स से कि मेरे आपके पास और जमील भाई के पास सिर्फ 1 करोड़ है। तो अब अगर हम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की शेप में जाएं और उसको मार्केट पे लिस्ट करें तो हम सारे इसमें पैसे डाल सकते हैं। आई थिंक इसमें सबसे बड़ी जो इस वक्त बात है कि हमने बहुत से ट्रांजैक्शनल टैक्सेस इस पर लगाए हुए हैं। हम इसको ट्रांजैक्शन को टैक्स कर रहे हैं रादर देन हम इसके मुनाफे को टैक्स कर रहे हैं। हमें इसमें अपनी सोच ही बदल देनी है। दूसरी चीज हमें इसलिए ये करनी है कि हमें इसकी जो वैल्यूएशंस हैं और हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, हमें इसकी वैल्यूएशंस को करेक्ट करना है। यानी कि अगर एक चीज बाजार में 1 करोड़ की बिक रही है तो हम टैक्स लगा रहे हैं 40 लाख रुपए पे, हमें उसको 1 करोड़ की एक्चुअल वैल्यूएशन पे टैक्स करना है। फिर ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन करनी है।
इस सेक्टर से बहुत इसको ईज भी किया जा सकता है। और फिर हमें जोनिंग करनी है। जोनिंग से मेरा क्या मतलब है? जोनिंग से मेरा मतलब है हमें शहरों में ये अलाउ करना है कि आप 50 मंजिला इमारत बनाएं ताकि लोग शहरों में कॉन्सेंट्रेट होके रहें, रादर देन कि मेरा कम्यूट हो 30 मिनट का, मेरे काम से मैं उतना पेट्रोल भी जाया करूं, मैं अपना वक्त भी जाया करूं। जोनिंग लॉज को तब्दील करने से आप रियल एस्टेट को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप कॉन्सेंट्रेट, आप दुनिया भर में जाएं तो क्या आप हाई राइज नहीं देखते? आप इवन अपने खित्ते के ममालिक में, आप मलेशिया चली जाएं तो आप देखेंगे कि जो मुल्क हमसे थोड़ा सा डेवलप कर गए उन सब ने हाई राइजेस बनाई हैं। ये क्यों बनाई हैं? ताकि लोग वहीं रहें, वहीं पे काम करें, कम्यूट कम हो, और सबसे बढ़ के इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेस होते हैं जब आप लंबी लाइनें बिछाते हैं दूर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में। सो ये सारे वो काम है। देखें, असल में तो पाकिस्तान को ना सोचना है। अगर हम सोचेंगे तो हम सही काम करेंगे। हम हर वक्त इसी सोच में रहते हैं कि IMF से पैसे पकड़ लें, कोई अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हमें पैसे मिल जाएं। हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या करना है। ये वो चीजें हैं, अगर आप रियल एस्टेट में करेंगे मुनाफा भी आएगा लोगों को, कन्वीनियंस भी होगी और टैक्स भी कलेक्ट होगा। बिल्कुल सही। नवीद शाह साहब, कैन यू हियर मी? बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा नवीद शाह साहब, रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स वसूली का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या देख रहे हैं आप? टैक्स के असरात जाहिर बात है कि इनिशियल बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर्स वहां से थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जिस तरह अभी खाकान साहब बात कर रहे थे इससे रिलेटेड रियल एस्टेट्स के बारे में कि यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स क्यों हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसको स्ट्रक्चर करना चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इनकी बात से कि एक्चुअली इसको स्ट्रक्चर करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर से बार-बार स्टेशन सामने आती है। मसला सिर्फ ये है कि जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। हर इंडस्ट्री की अपनी कुछ नॉर्म्स होती हैं, अपनी मार्केट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके साथ FBR बैठे, उनके साथ बाकी तमाम इदारे बैठे हैं, उनको बैठ के उस चीजों को स्ट्रक्चर किया जाए। नंबर 1। नंबर 2 सर, जब से पाकिस्तान बना है आपने लैंड रिफॉर्म्स नहीं की हैं। सो बेसिकली आपको अभी तक आपने रियल एस्टेट को उस अंदाज से स्ट्रक्चर ही नहीं किया। दुबई के अंदर हमने देखा कि जब वहाँ रिसेशन आया, बहुत से इश्यूज बने, तो 2007-8 के अंदर उन्होंने वहां पे रीडा डेवलप कर ली। हम अभी तक रेरा के कॉन्सेप्ट पे नहीं जा पा रहे। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये कि देखें, ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी ये है कि तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख घरों की शॉर्टेज है, तो जब आपके पास ऑलरेडी घर मौजूद नहीं है, छतें मौजूद नहीं है लोगों के पास, आपका पूरा पाकिस्तान, मतलब मैं कराची की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गोट के अंदर लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, तो ये तमाम जो सोसाइटीज हैं जिनको आप डेवलप नहीं करेंगे, उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो वो किस तरह से आगे मुल्क चलेगा। अच्छा, दूसरा जो इसमें मेजर इशू है वो बेसिकली हमने लास्ट टाइम इस पे बात की थी कि जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक्चुअली प्लॉट्स आते हैं, तो DHA के प्लॉट, सोसाइटीज के प्लॉट, बहरिया के प्लॉट्स, तो ऑब्वियसली प्लॉट्स में इन्वेस्टर्स आते हैं, वहां पे वो ट्रेडिंग करते हैं, वहां से वो प्रॉफिट को निकालते हैं। उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो इतना रोल है वो नहीं हो पाता, ट्रांसफर फीसेस के अंदर या उसके जो अदर रेवेन्यू बोर्ड के जो टैक्सेस हैं वहां पे वो लोग एक गैप क्रिएट हो जाता है बीच में। अदरवाइज अगर आप जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसको आप प्रमोट करें, उसको सब्सिडाइज करें। अभी आप देखिए कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन कितनी महंगी हो चुकी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे हमें सब्सिडी देनी चाहिए क्योंकि लोगों को छत चाहिए, लेकिन हम उनको वहां से निकाल जाते हैं प्लॉट्स के अंदर। पूरी दुनिया में लोग प्लॉट पे काम नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में और शायद 1-2 ममालिक दुनिया में हो रहे हैं जहाँ पे रियल एस्टेट सिर्फ प्लॉट्स की शक्ल में बिकती है। तो ये 2-3 चीजें हैं, इसको स्ट्रक्चर कर लिया जाए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। आपकी ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी FBR की वैल्यू और आपकी जो टैक्सेस की वैल्यू, उसकी जो DC वैल्यू जिसे हम कहते हैं, या मार्केट वैल्यू, 3 किस्म की वैल्यूज चल रही होती है रियल एस्टेट के अंदर। तो वो कैपिटल गेन टैक्स किसके ऊपर लगेगा? तो कैपिटल गेन टैक्स हो या बाकी के टैक्सेस हों, हुकूमत वक्तन फ़वक्तन इस पर डिसीजंस लेती है, कभी लगा देती है, कभी हटा देती है। लेकिन आपने इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट की कि जो प्लॉट्स का लेन देन है उसके अलावा भी एक चीज़ है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उस पर भी एक कॉस्ट आनी है। रियल इस्टेट से तकरीबन 52 शोबे बराह रास्त और 104 यूनिट्स जो हैं वो इनडायरेक्ट मुंसलिक हैं। तो क्या ये जो मज़ीद टैक्सेस लगेंगे रियल इस्टेट के, तो ये सब शोबे मुतासिर नहीं होंगे इससे?
जी बिल्कुल मुतासिर होंगे। देखें अभी बहुत से लोग जो ओवरसीज जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, ऑफ कोर्स जब वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बिजनेसेस ही करते हैं। उन्होंने यहाँ फैक्ट्री भी लगानी है, उन्होंने यहाँ पे ऑफिसेज भी खोलने हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टार्टअप्स भी स्टार्ट होंगे। उन सब के लिए भी आपको कमर्शियल रियल एस्टेट चाहिए। मैं वर्टिकल की बात बिल्कुल करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में वर्टिकल्स पे काम होना चाहिए इस टाइम पे। आपकी बहुत सी आबादी ऐसी होती है जो आप एकड़ों को समेट के शायद उसको चंद गजों में या चंद केनालों में ले आएंगे अगर आप उसको वर्टिकल बिल्डिंग्स पे जाएंगे। बट अगेन ये वो सब चीजें हैं जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बने और वो हर शहर की जरूरियात को सामने रखते हुए उसके बाद वहां पे प्लान दे। आपके बिल्डर्स, ब्रोकर्स एंड अदर जो स्टेक होल्डर इंडस्ट्री के हैं वो सबके सब वहां पे उनके साथ लिंक हो जाए। मसला ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारे यहाँ जो भी पॉलिसी बनती है वो अभी एक टैक्स लगेगा और आप देखिएगा इसके 2-3 महीने के बाद फिर एक टैक्सेस आ जाएंगे, फिर एक टैक्सेस आ जाएंगे। पूरा साल आपको ऐसे ही गुजरता है कि जो बिजनेस करने वाला आदमी है वो एक्चुअली टैक्सेस समझ रहा होता है बैठ के। तो ये थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो डिस्टर्ब करती है मार्केट को। अदरवाइज बिल्कुल जिस तरह बाकी तमाम इंडस्ट्री पे टैक्स लगता है इसी तरह रियल एस्टेट पे टैक्स लगना चाहिए। रियल एस्टेट में इवन रिफॉर्म्स होने चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो रिफॉर्म जो पाकिस्तान में 75 ईयर से पेंडिंग पड़ी हुई है, इंडिया ने कर ली थी, हमने आज तक लैंड रिफॉर्म नहीं की, वो हमें करनी चाहिए। जी अच्छा खाकान साहब, जो जिस तरह नवीद शाह साहब ने भी बात की, आपका भी यही पॉइंट है कि जरूर इसमें रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन सर एंड यूजर कितना मुतासिर होगा ये नए टैक्सेस जब लगेंगे? तो देखिए एंड यूजर मुतासर नहीं होगा एक्चुअल। अगर रियल एस्टेट की जो स्काई हाई वैल्यूज हैं पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो अगर किसी मुल्क के से कंपेयर करें तो मतलब 1/3 हो, और प्राइस वैल्यूज लाहौर और इस्लामाबाद और कराची में वो हों जो एम्स्टरडैम में हैं, तो ये आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? ये इस तरह जस्टिफाई हो रही हैं कि स्टॉक मार्केट में तो 2.5 लाख इन्वेस्टर है, पाकिस्तान का जो सारा इन्वेस्टर है वो रियल एस्टेट में चला गया है। क्यों चला गया है? हमने गलती की है एज पॉलिसी मेकर्स, हमने इंसेंटिवाइज किया हुआ है इसको। सो जो एक्चुअल इन दी एंड लेने वाला है वो तब बेनिफिट करेगा जब हम प्लॉटों के बिजनेस से निकल के हाई राइज में जाएंगे, ताकि एक ही प्लॉट पे 50 फ्लैट्स बनेंगे, उनकी कीमत गिरेगी, रियल एस्टेट की वैल्यूएशन ठीक होगी। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम के मुताबिक एक हाईली वैल्यूड प्रॉपर्टी का कारोबार चल रहा है पाकिस्तान में, इसको ठीक करें और ये इन दी एंड बेनिफिशियल होगा। फिर जैसे ये सही कह रहे हैं कि आप लैंड रिफॉर्म करें, आप लैंड राइट्स ठीक तरह दें, ओनरशिप ठीक तरह आए। ये ओनरशिप आएगी तो आप बैंक के पास जाएंगे और कहेंगे ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरी सैलरी है, ये मुझे मॉर्गेज दें, मैं 30 साल में पे करूंगा और मेरा घर अपना होगा। तो हर इंसान जो है वो खुद इस काबिल होगा कि वो ये चीजें कर सके। ये है पाकिस्तान का ओवरऑल स्ट्रक्चर। नवीद शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि आने वाले बजट में एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आम आदमी को रिलीफ, देखें पाकिस्तान में बजट के बारे में हमेशा दो मौक़िफ़ रहते हैं। जो भी बजट आएगा एक पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी और आवाम की तरफ से उस पर रद्द-ए-अमल रहेगा। तो मैं इस पे कोई इन डेप्थ एनालिसिस तो नहीं कर सकता, मैं इस पे इकोनॉमिक का कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस वक्त प्रॉपर एक जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, हमने बहुत से तजर्बात कर लिए हैं। हमें ये चाहिए कि हम एक पॉलिसीज ऐसी बनाएं जो कम से कम 1 साल, 3 साल, 5 साल की पॉलिसीज चलें, उनके ऊपर अमल किया जाए। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर की जब मैं बात करते हैं हम यहाँ शायद बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी हैं। हमारी इंडस्ट्री को बाहर से देख के एक प्राडो कल्चर या कोई इस तरह देखा जाता है कि शायद बहुत ज्यादा पैसा यहाँ मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल भी मौजूद नहीं है। देखें आपने बाकी जो आपके बिजनेस के स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे मसाइल मौजूद हैं। आप हमारा पूरा ओवरऑल जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो सपोर्टिव नहीं है। हमें उस अंदाज से बैंक्स के साथ, उस अंदाज से स्टॉक के साथ या बाकी तमाम चीजों के साथ बिजनेसमैन को वहां पे मसाइल हैं। तो एक्चुअली इन्वेस्टर खुद आया यहाँ पे निकल के और उसने आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। ट्रेडिंग के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग की वजह से जो रियल एस्टेट है वो एक्चुअली आम आदमी के एक्सेस से बाहर होती चली जाती है, उसकी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इसको प्रॉपर डिस्करेज करना चाहिए। बट यस, सबसे पहली चीज दे रहा है, जब तक आप रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया। खाकान अजीब साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। आप क्या समझते हैं आने वाले बजट में एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? खाकान साहब, कैन यू हेयर अस? अच्छा नवीद शाह साहब, खाकान साहब की तरफ जाते हैं, हम कोई टेक्निकल इशू है। नवीद शाह साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं रियल एस्टेट तो चलें, अभी जिस तरह हमें पीएम साहब ने भी बताया कि इसको भी हम
टैक्सेस लगेंगे, रिफॉर्म्स होंगे, और जो ये कहा जा रहा है कि आने वाला बजट इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये IMF के बेल आउट पैकेज के बगैर हुकूमत देने जा रही है, और इस बजट के बाद 3-4 महीनों बाद फिर एक मिनी बजट आएगा, तो इसके असरात क्या देख रहे हैं आप? नवीद शाह साहब, आई थिंक कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारे सर मुझे जी क्वेश्चन नवीद शाह साहब, आवाज आ रही है? कैन यू रिपीट? जी आप रिपीट कर सकते हैं, मुझे आवाज अब आ रही है। जी, मैं बात कर रहा हूं कि इस बजट के बाद कहा जा रहा है 3-4 माह बाद एक मिनी बजट भी आएगा, और अवाम की नजरें सिर्फ इस बात पर हैं कि एक रिलीफ क्या मिलता है अवाम को, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले कुछ महीनों में क्या महंगाई मजीद बढ़ेगी या कुछ रिलीफ मिलेगा? जी मुझे ये लगता है कि अब शायद हालात थोड़े कंट्रोल में आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उसकी वजह यह है कि जो सियासी सूरत हाल है, सियासी दर्जात है, वो किसी हद तक इस वक्त कंट्रोल में आ रहा है। तो ये एक बेसिक वजह थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट रहा था। वो सूरत हाल थोड़ी खत्म हो रही है। आपने उसके जो इम्पैक्ट अभी देखा कि डॉलर की प्राइसेस नीचे आई हैं, स्टील की प्राइसेस में डॉलर नीचे आने की वजह से आपकी जितनी भी इंपोर्ट की प्रोडक्ट्स हैं, आपकी स्टील है, आपका फ्यूल है, उनकी प्राइसेस में फर्क आ जाता है फौरी तौर पे, जिसकी वजह से थोड़ी सी लोगों को एक ऑक्सीजन मिल जाती है। सो मुझे ये लगता है कि अगले 2-3 महीने के बाद जो है वो पिक्चर थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, और स्पेशली रियल एस्टेट के बारे में मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अच्छा रिलीफ मिलेगा, और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो इस पर टैक्सेस नहीं लगाएगी, क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर इंडस्ट्री है जो एक पाकिस्तान की GDP के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इस वक्त एक जेन्युइन डिमांड है इस इंडस्ट्री की, और गवर्नमेंट को इसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। नवीद शाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने तफसील से रियल एस्टेट सेक्टर की बात इसलिए की क्योंकि एंड यूजर कितना मुतासिर होगा, और हर शख्स जो है वो यही सोच रहा है जिसका अपना घर नहीं है, जिसने किस्तों पर प्लॉट लिया हुआ है या फिर मॉर्गेज पे वो घर लेकर बैठा है, तो वो हाई इंटरेस्ट रेट्स के बाद जो एक मसला है वो ये है कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस लगते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन एंड यूजर मुतासिर नहीं होना चाहिए। आने वाला बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तो सिर्फ एक रियल एस्टेट सेक्टर की बात की, लेकिन मजीद भी इस पर हम बात करेंगे क्योंकि जुमे वाले दिन बजट पेश होने जा रहा है, और बहुत आम दिन है। IMF के बेल आउट पैकेज के बगैर क्या मैं कह रही लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत हैं, बहुत सारी लोगों की उम्मीदें हैं, और अच्छी उम्मीदें हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल हम उम्मीद ही कर सकते हैं, और अच्छी तवक्कुआत हमारी भी है। देखिए, लेकिन उम्मीद के साथ साथ हम थोड़ा इसका कुछ हमें प्रैक्टिकली भी करना चाहिए, और इसको हम पूरा जो है वो देखेंगे कि इसके हुकूमत जो भी पॉलिसीज बना रही है वो उसमें प्रैक्टिकलिटी कितनी है, और एक आम आदमी को क्या वो मफरूजों पर बेस्ड होगी सारी चीज, या फिर रियलिटी में भी कोई रिलीफ। और जमील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा ये जो आने वाला बजट है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे बच्चों की मौजें। अभी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, और लाहौर समेत पंजाब के स्कूल्स में मौसम गर्मा की जब से छुट्टियों का आगाज हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, माएँ थोड़ी परेशान हैं, और बच्चों ने छुट्टियों से भरपूर लुत्फ अंदोज होने का जो है वो प्रॉपर प्लान कर लिया है। छोटा सा मैसेज ही ना जो देखे गई है ना, माएँ परेशान है, इस पे मैं थोड़ी सी तफसील से बात करूंगा प्लीज। अच्छा, आगे जी ज़रूर। और लाहौर के जो निजी स्कूल्स हैं उनमें समर कैंप के इनेकाद और जो इम्तिहानात हो रहे थे उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, और छुट्टियों में स्कूल्स में हर तरह की जो निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियां उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। और कहा यह जा रहा है कि पहले बच्चे जो है वो समर कैंप्स में जाते थे, माएँ भी, जिस तरह से मैं कही थी, परेशान इस वजह से हैं जमील के पहले माओं को पता होता था कि बच्चे हमारे अगर गर्मियों की छुट्टियां हैं तो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव सीख रहे हैं, वो स्कूल्स में जा रहे हैं, वो कॉलेजेस में जा रहे हैं। लेकिन जो कि अब छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो वो घर पर हैं, छुट्टियां किस तरह से गुजारें, क्योंकि माओं को समझ नहीं आ रही कि बच्चे अब सारा टाइम घर पर हैं,
समर वेकेशंस का होमवर्क तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बच्चों की जो 3 महीने की छुट्टियां, उसमें बच्चा क्या प्रोडक्टिव सीख रहा है, क्या स्किल्स बच्चे में डेवलप हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। इस वक्त एक बहुत ही ख़ास मेहमान ने हमें सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन किया है, अमरीन गुल साहिबा, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप अमरीन साहिबा? थैंक यू। शुक्र, ठीक है। अमरीन साहिबा, आप ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, लेकिन जो घर में बैठी माएँ, नॉट बैड, नॉट बैड। मुल्क की हालात के मुताबिक आप ठीक हैं, आपके मिजाज नॉट ठीक हैं? बैड, आई थिंक दैट्स द बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू हियर दैट। हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, मुल्क की हालात कुछ ठीक नहीं है, और उसके बस साथ माएँ परेशान हैं। माएँ भी परेशान है कि बच्चे घर पे कहते बैठे हैं ना, हैं। आजकल मैं जैसे कह रही हूँ हिना और जमील कि द मेंटल हेल्थ ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इज एट स्टेक नाउ। ओह यस, एब्सोल्युटली, वेरी ये वेल तो आपने इतनी गहरी बात कर दी है कि ये 3 महीनों की जो छुट्टियां है ना, ये पूरी छुट्टियां गुजर जाएंगी, ये बात समझते हुए समझते जो है। लेकिन आपके ख्याल में क्यों पाबंदी लगाई गई है? देखिए, इसमें दो समर कैंप्स चीजें पर? हैं, दो चीजें हैं इसमें। एक तो आपने कहा कि माएँ जो हैं वो परेशान, तो वो जाहिर है सारा दिन तो माओ ने घर में रहना होता है, दे हैव टू टैकल, दे हैव टू डील दी चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग भी हैं, ऑब्वियसली दे विल बी स्टेइंग एट होम। इसमें 2 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। माओ को एक तो परेशानी होना चाहिए क्योंकि 2 साल कोविड में उनकी ट्रेनिंग हो गई है, हस्बैंड्स को भी और बच्चों को भी डील करने की, ठीक है, क्योंकि जो 2 साल पूरा कोविड का था। सेकेंडली, जो आपने कहा ना समर कैंप, मुझे ये पर्सनली लगता है कि टू सम एक्सटेंट दिस इज अ गुड आइडिया, बिकॉज वेकेशंस मीन्स वेकेशंस। अगर आपने वेकेशंस में भी बच्चों को दूर फेंकना है कि उनको स्कूल सुबह छोड़ आए, वो दोपहर 3 बजे 4 बजे तक वहाँ पे टाइम गुजारे, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्री द नर्सरी दी उससे ऑनवर्ड्स जो 6th-7th ग्रेड तक यू सी, तो वहाँ पर बच्चों का जो इंटरैक्शन है, अगर आप साइकोलॉजिकली स्पीकिंग भी बात करें, बच्चों का इंटरैक्शन विद द पेरेंट्स, विद द सिबलिंग्स, विद द नेबर्स, विद द रिलेटिव्स, वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का डिजिटल दौर है, जिस तरह का डिजिटल एरा है, जिस तरह बच्चे गैजेट्स यूज कर रहे हैं, जिस तरह इवन अब तो असाइनमेंट्स एंड होमवर्क इज मोस्टली ऑन टू दी गैजेट्स, वहाँ पर मुझे ये लगता है कि बाय द टाइम जो मेरे पास आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी केटर करती हूँ, तो पब्लिक डीलिंग जो है ना, दैट इज द स्किल्स जो है वो अब उस तरह से नहीं है। एंड द रीजन इसके जो पीछे है वो यही है कि इंटरैक्शन, जो फिजिकल इंटरैक्शन है वो कम हो गया। तो वेकेशंस मींस वेकेशंस, उसमें आप काम भी करें, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को अब माएँ जो है ना वो अपने ज़हन से निकाल दें कि बच्चे जो हैं वो एक बर्डन है। अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि बच्चों के पास टाइम होना चाहिए कि वो नेबर्स के साथ गुजारें, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और फिजिकल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल एरा में। लेकिन अमरीन साहिबा, आप नहीं समझती कि बच्चों को उनमें कोई स्किल इंस्टिल करना भी बहुत जरूरी है, और अगर हम उनको स्कूल नहीं भेज रहे और वो घर पर ही हैं, तो माएँ किस तरह से बच्चों को केटर कर सकती हैं, किन एक्टिविटीज में बच्चों को एंगेज कर सकती हैं कि बच्चे कुछ सीखें भी, कुछ प्रोडक्टिव भी करें, और माओ को उस तरह से परेशान भी ना करें। नो, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मेंटल एक्सेप्टेंस, नॉट टू टेक द चिल्ड्रन और द एज अ बर्डन, ठीक जी। नंबर 2, अब ये नेक्स्ट स्टेप है कि हाँ, उनको हमने प्रोडक्टिवली एंगेज कैसे करना है वेकेशंस के अंदर। देखिए, उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर है ना, मैं हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बात करना चाहूँगी। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग ऑन दिस इशू, क्योंकि ऑब्वियसली अब वेकेशंस आ रही हैं। हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर हमने सिर्फ एक क्लास को नहीं टारगेट जो है वो करना है, क्योंकि समर कैंप आपको पता है हर कोई अफोर्ड, अभी भी कुछ समर कैंप्स होंगे जिसमें वो स्विमिंग सिखाएंगे, हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे या ये वो। अब हम आते हैं घर के अंदर। मैं जब बच्चों की नफ्सियात या स्टूडेंट्स की नफ्सियात देखती हूँ, तो हमेशा उनका आप पहले एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को फिगर आउट करें। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट को आप जब फिगर आउट करते हैं ना, कि कोई बच्चा जो है या कोई स्टूडेंट, आप देखें कौन पेंटिंग अच्छी करता है, कौन फाइन आर्ट्स में है, कौन स्केचिंग, कुछ आप देखेंगे बच्चों को कि वो चीज़ें इंजीनियरिंग की तरह वो थोड़ा सा उन चीज़ों को तोड़ते हैं, और बच्चों को मट्टी से खेलने दीजिए। दैट इज द बिगेस्ट, जो हम ये डूज एंड डोंट्स बहुत ज्यादा कहते हैं कि आप स्कूल्स में भी दे डोंट गेट इनफ चांस टू प्ले इन दैट वे, आप समझ रहे हैं। तो बच्चों को एक तो मैं ये कहूँगी, और घर में बच्चे इन अगेन, मैं जब मैं बच्चे की बात करती हूँ, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टिल द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द ग्रेजुएट्स। घर के अंदर
गार्डनिंग में एक तो उन्हें इन्वॉल्व करें। जब मैं मट्टी से कहती हूँ ना, तो मट्टी से मुराद ये है कि उनको साथ, आपके घर में लॉन नहीं भी, आप बच्चों को ये सिखाएं कि घर में थोड़े से आपने अपनी सेविंग करके पॉटेड प्लांट या जो भी पड़े हुए हैं उनकी आपने गोडी कैसे करनी है, मट्टी के साथ प्ले कैसे पौधा करना कैसे है, लगाना है, पौधे को गमले में। लगाना कैसे है, उस पौधे के फवायद कैसे हैं। बट उसके लिए द पेरेंट्स एंड स्पेशली द मदर्स, दे हैव टू गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन। Time दे का ही तो नीड टू problem है। सिट विद देम एंड टू टेल देम कि अच्छा ये पौधा जो हम लगा रहे हैं इसके फवायद क्या हैं, आप समझ रहे हैं, इससे क्या मिलता है, इससे ऑक्सीजन मिलती है, इससे पोल्यूशन में कमी होती है। तो बच्चों के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती हिना के है। सवाल का मतलब भी यही था True. साहिबा, कि अब तो आजकल के पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि बस बच्चे जाएं ताकि हमें अपना टाइम मिले, टाइम Me मिले, time मिले। हमें me कोई time। मी टाइम मिले, हमें थोड़ा सुकून मिले। सुकून मिले। अच्छा, लेकिन कम्युनिटी लाइफ वाला कल्चर भी नहीं है True, हमारे true, यहाँ, true। वरना अगर वेस्ट में देखा जाए तो वहाँ पर तो कम्युनिटी बेस्ड गली मोहल्लों की भी Activities दो-दो हैं, बहुत बिल्कुल active- हैं। और वो इतनी अच्छी एक्टिविटीज हैं कि वो तमाम लोग बैठते हैं, Absolutely। बात करते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, इट कुड बी ग्राउंड, इंडोर भी होते हैं। अब पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा देखिए, हमें हर किस्म के डायनामिक्स को देखना चाहिए। एक तो हमारा सबसे पहले जो है ना, जो गर्मी है, जो वेदर है, वो ऑब्वियसली हमें इतना अलाउ नहीं करता कि हम मॉर्निंग में जो है या डे लाइट में हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, आपने जैसे बात की आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, खुदारा बच्चों को और स्टूडेंट्स को भी जब मैं कहती हूँ अपने आप को एंगेज करें। आउटडोर एक्टिविटी कुछ भी ले लें, आप एक बॉल ले लें, बच्चों को क्रिकेट वो खेलें, वो फुटबॉल खेलें, वो हॉकी खेलें। वो आउटडोर का मतलब ये नहीं है कि उनके लिए बाहर जो है वो कोई जैसे कहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। गली मोहल्लों में भी बच्चे खेलते हैं, लेकिन द थिंग इज, एक तो उनका खेलना किसी भी फॉर्म में, जैसे मैंने कहा आउटडोर एक्टिविटी। और आपने एक बात की जमील के कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ की। देखो, जब कम्युनिटी आती है ना, तो कम्युनिटी के अंदर जो है वो गली मोहल्लों में तो फिर भी बच्चे खेल लेते हैं थोड़ा बहुत ये वो, लेकिन विद ड्यू अपॉलॉजी, जो हमारा जब हम सिटीज़ की तरफ आते हैं, आप समझ रहे हैं, जब हम शहरों की तरफ आते हैं, तो अब कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ जो है राइट कम हो गई हैं। हम बच्चों को इस चीज़ पे रादर कहते हैं कि नहीं, आपने बच्चों के साथ खेलना नहीं है, आपने हाथ गंदे नहीं करने, आपने कपड़े गंदे नहीं करने। हर वक्त जब हम ये कहते रहते हैं ना कि डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डू दिस, ये सारा कुछ, तो वो हर वक्त की कंपल्शंस होती हैं, वो बच्चे की ग्रोथ को रोक देती हैं। हाँ, एट द सेम टाइम बच्चों को घरों के अंदर, जैसे जापान का जो एजुकेशनल मॉडल है, मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ हेल्प स्किल्स, ये याद रख लें, मैं कैमरा में भी बता रही हूँ सब पेरेंट्स के लिए और माओं के लिए। सेल्फ हेल्प स्किल्स का मतलब है ऐसी छोटी छोटी स्किल्स जो कि सरवाइव करने में आपको मदद दे। सरवाइव करने में क्या, कि जैसे आप घर में उनको सिखाएं कि आपने अगर खाना खाना है तो अपनी प्लेट उठा के आपने सिंक में कैसे रखनी है, किचन में, या अगर थोड़ा बड़ा है बच्चा तो उसको बताएं कि आपने धो के उसको कैसे रखना है, टेबल को क्लीन कैसे करना है। जो और जरा बड़े हैं बच्चे, उनको बताएं अपना रूम, अपनी बेडिंग कैसे करनी है, अपनी वार्डरोब। देखिए, इन कामों के लिए बाकी पूरा साल बच्चों को टाइम नहीं मिलता, द सिलेबस इज सो हैवी। तो ये सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं जिसमें आप उनको अपनी वार्डरोब अरेंज करना, अपने रूम की डस्टिंग करना, उनको छोटे छोटे और काम, जैसे मैंने कहा, तो ये सेल्फ हेल्प स्किल्स। लेकिन हमने बच्चों को जी यहाँ तक माजरत के साथ हम उनको ये भी नहीं सिखाते कि आपने उठ के ग्लास का पानी खुद पीना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और अमरीन साहिबा, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। हम एक स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी में रहते हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं कि बेटा है तो ये तो जेंडर रोल्स डिफाइन कर दिए हैं हमने, डिफाइन कर दिए हैं कि बेटा है तो कोई बात नहीं, बेटी है ना, इसने तो आगे जाके घर संभालना है, इसको बर्तन धुलवा लेते हैं, इससे कुकिंग करवा लेते हैं। ऐसे बच्चे फिर जब ऐसे लड़के जब बाहर जाते हैं ना, तो फिर उनको लग पता जाता है, जब वहां पर जाकर अपनी लॉन्ड्री भी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स who are planning to go abroad for their higher studies, तो उनके लिए आपको पता है वहां जाके फिर मैं कहती हूँ, तुम लोगों को जब डंडा लगता है ना, रगड़ा लगता है, फिर YouTube से बिरयानी भी खुद बना रहे होते हैं, लग पता जाता है, लॉन्ड्री भी खुद कर रहे होते हैं, YouTube से बिरयानी भी खुद बना रहे होते हैं, अपने कपड़े भी खुद, और टॉयलेट्स भी। मैंने कुछ नहीं, हम टॉयलेट्स नहीं धो, मैंने अक्सर सुना है वहां पे, चूंकि मेरा खुद भी ज़ाहिर है मैं बाहर रही हुई हूँ, तो टॉयलेट्स भी वहां पे खुद क्लीन करने पड़ते हैं। आपको जापान की एग्जांपल दी, सॉरी टू कट यू साहिबा, जापान में मैं कल ही पढ़ रहा था कि जापान में एक बहुत बड़ा पार्क है जहां पर बच्चों को ये सिखाया जाता है, वहां पर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, छोटी छोटी बसेस हैं, छोटी छोटी कार्स हैं, ऑफिसेज हैं, प्रॉपर ठीक है, बट छोटे छोटे सैंपल हाउसेस, ठीक है।
तो वो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अब आपने आज डॉक्टर की जॉब करनी है, आज आपने ऑफिस जाना है, आज आपने गाड़ी ड्राइव करनी है, और वो प्रॉपर उसको करते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स उनको प्रोफेशनल पहले से स्किल्स उनकी डेवलप करते हैं, वो जबकि वो बच्चा 10 साल का भी नहीं है। नहीं। आप सोचे कि वो कौमें फिर क्यों तरक्की ना करें। जापान में स्कूल्स के अंदर इवन स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि आपने एक दिन उनका क्लीनिंग उन्हें सिखाई जाती है कि टॉयलेट, सो दैट दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द हेल्पर्स एंड द क्लीनर्स ओवर देयर। उनको पता चले कि ये काम हम भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ताकि वो जो आपके अंदर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करते हैं और आपकी बेसिकली जिसे कहते हैं कि इनर ग्रोथ एंड पर्सनालिटी ग्रो, एंड दैट स्टार्ट्स हिना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमारे यहाँ माजरत के साथ पेरेंट्स समझते हैं कि अगर आप बच्चों को कोई काम कह देंगे या कोई कुछ, या घर में मेड्स अवेलेबल है, तो आपने ये देखा होगा कि बच्चों की तरबियत इस लिहाज से बहुत खराब हो रही है कि हम उनको अपने काम करने नहीं सिखाते। अगर वो बड़े हो रहे हैं, उन्हें अपने कपड़े आयरन करने, अपने शूज खुद जो है वो पॉलिश करने, ये सेल्फ हेल्प स्किल्स में आता है। और ये तो लाइफ स्किल्स है, लाइफ स्किल्स हैं। दिस हैज नथिंग टू डू यू नो विद समवन एल्स। ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए कहा कि लड़कों को मोस्टली जो है ना, और वो माएँ ही कह रही होती नहीं तुम्हें बर्तन धोने की जरूरत नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है। अभी तक मैं ये सुनती हूँ जब मैं मैरिड कपल्स की काउंसलिंग या जो आते हैं, ज़ाहिर मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, तो वो यही कहते हैं कि जी वो ना असल में देखे ना, आपने कहा स्टीरियोटाइप्स है, वो देखे ना, मर्द तो घर में बर्तन नहीं ना धोएंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ, तो औरत लेकिन काम कर सकती है, वो जाके बिल्स जमा करा सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि जो मेल्स हैं वो इस मिथ को ब्रेक कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स या उनमें, लेकिन मेल्स खुद इस चीज को माइंड नहीं करते। अमरीन साहिबा एक और भी कमेंट ले, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वो इस सेगमेंट का वक्त खत्म होने वाला है, बस एक और कमेंट भी जल्दी से दे दें कि जो माएं बच्चों को ये समझते हैं बड़ा कन्वीनियंट है, बच्चा रो रहा है आईपैड दे दो, गैजेट दे दो, फोन दे दो, और उनको बहुत कन्वीनियंट लगता है, उस पर भी जल्दी से कमेंट दे दें कि किस तरह इस चीज को खत्म किया जा सकता है। क्या शुरू से ही ना दें, इस तरफ बच्चों को लाएं ना? एडिक्शन, द बिगेस्ट एडिक्शन दीज डेज इज द गैजेट्स एडिक्शन, आई टेल यू द ट्रूथ। और जैसे आपने कहा इसको मैं क्विक कमेंट करूंगी कि अगर देखा जाए तो बनाने वाले जिन्होंने गैजेट्स बनाए, सारा कुछ 10 से 11 साल की उम्र तक वो कहते हैं आप उनके हाथ में मत दें, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ माँ बाप बड़ा प्राउड फील करते हैं, 1 साल का बच्चा भी अगर फिंगर से मेरा पासपोर्ट ये खोल लेता है तो वाओ, ये कैमरा अब तो सेल्फी भी ये खुद ले लेता है, मेरा पासवर्ड खुद ही खोल लेते हैं। तो ये आप देख लें कि हम खुद उन्हें एनकरेज कर रहे हैं टू यूज दीज गैजेट्स व्हिच नीड्स टू बी डिस्करेज्ड। बिल्कुल सही। अमरीन गुल साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जहां बात हो रही है जनाब समर कैंप्स की, तो समर में मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आउटडोर गेम्स तो नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से बचना भी बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल वेदर पूरे पाकिस्तान का कैसा रहेगा, हम मौसम का हाल जानते हैं बिस्मा से। सूरज के बिगड़ते तेवरों और दर्जा हरारत की बात करें तो इस हवाले से आपको बताएं कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ रहेगा। अब रुख करते हैं कराची का। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौजूदा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी अबर आलूद है। जिंदा दिलवालों की नगरी लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि मौजूदा पारा अगर बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ रहेगा। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि मौजूदा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मतला साफ है। कोयटा के मौसम की बात करें तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि मौजूदा पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। जनूबी पंजाब के तारीखी शहर मुल्तान का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है।
सिंध के मशहूर शहर सक्खर के मौसम की बात करें तो यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि मौजूदा पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ है। इसके बाद अब रुख कर लेते हैं पाकिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ी इलाकों का, जहां सकरदू का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि मौजूदा पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला अबर आलूद है। गिलगित के मौसम की बात करें तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि मौजूदा पारा इस वक्त 19 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला अबर आलूद है। मौसम का अहवाल आपने जाना, अब आपको लिए चलते हैं सुनो पाकिस्तान। सो ओवर टू यू जमील सुखेड़ा एंड हिना नियासी। थैंक यू सो मच बिस्मा खान, आपने मौसम का हाल बताया और अब लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे कुछ खाने पीने की और अक्सर आपने सेहत की और अक्सर आपने एक सब्जी मार्केट में देखी होगी जिसको ककड़ी भी कहा जाता है। एक मिनट सॉरी, वो सब्जी की बात करने हम जा रहे हैं जिसको हम इग्नोर करते थे जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, जो हमें बहुत सारी रेडियो पे नजर आती है, बहुत सारे और हम ऐसे इग्नोर करके गुजर जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या बिक रहा है, ये आम सी कुछ चीज है और हालांकि उसके कितने फायदे हैं बेशुमार बेतहाशा, जो कि हम नहीं बताएंगे, हम इस पे भी आपको बताते हैं कौन बताएंगे। लेकिन ककड़ी भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अब ये ककड़ी क्या है, तो उसको तर भी कहा जाता है और सेहत के लिए बेहतरीन है और अगर इसे दोपहर के वक्त में खाया जाए तो इसकी अफादियत में कहा जाता है कि मजीद इजाफा हो जाता है। और इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और इस पर तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, आपकी हमारी हम सबकी बहुत फेवरेट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसी है डॉक्टर ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ज़ैनब, लेट्स टॉक अबाउट अमेरिकन क्यूकम्बर। Of course, बिल्कुल। चले हाँ जी, ककड़ी के बारे में बात करते हैं। ककड़ी के बारे में बात करते हैं। तो ककड़ी के क्या फायदे, हम तो बड़ा इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले तो जिल्द के बारे में बता दे, स्किन से रिलेटेड शुरू कर लेते हैं। Why to start from skin? क्योंकि लड़कियां खवातीन, भाई मैंने पढ़ रही थी आने से पहले इसका रिसर्च। एज ए सैलेड हम इसको पहले। अच्छा चलें आप पहले इसके फवायद, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बता दे, फिर इसके बेनिफिट्स। नहीं चले, पहले स्किन बता दे। जैसे हम ककड़ी की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसको हम इतना ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि आई डोंट थिंक कि 70 to 80% पीपल जो हैं उनको, लोगों को ये पता भी है कि ये है क्या। और अगर आप देखें कि अल्लाह ताला ने मौसमों के लिहाज से उसकी सब्जियां, उसके फ्रूट्स, उसके खाने, हर चीज़ को डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे ही हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में पसीना आना, डिहाइड्रेशन होना या सनबर्न हो जाना, सन टैन्स होना, ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। अगर वो कॉमन चीजें, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके सोल्यूशन जो है वो भी अल्लाह ताला ने उसके साथ ही हमें दिए हैं। बेशक। अब प्रॉब्लम्स ये हैं तो उसका सोल्यूशन, हाँ हम कह सकते हैं कि एक तर ही इन सब चीजों का सोल्यूशन हो सकती है। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में सबसे पहले हम आंखों की बात कर लेते हैं। अक्सर जब हम गर्मी से बाहर से आते हैं तो हम देखते हैं कि आंखों से बहुत ज्यादा हीट निकल रही होती है और वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारी हीट के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी आंखों के थ्रू ओपन होते हैं। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि गर्मी ले रही है, वो हीट रिसेप्टर्स को ओपन कर देती है और वो गर्मी को महसूस करते हैं। इसलिए अगर घर आते ही आप जो है अपनी ककड़ी या तर उसको काट के, जैसे हम अक्सर देखते हैं लोगों ने खीरा रखा हुआ होता है, बेसिकली वो ककड़ी ही रखने का कॉन्सेप्ट था पहले और वही रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है। आपके आई बैग्स, आपके डार्क सर्कल्स, इवन जो आंखें काली होना शुरू हो जाती हैं, उन सब चीजों का ये एक ही वाहिद सोल्यूशन। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये कहा जाता है कि अगर आप ककड़ी खाकर पानी पी लेते हैं तो ये आपके स्टमक को अपसेट कर सकता है। इज इट अ मिथ या ये इसमें कोई बिल्कुल ऐसा होता है? क्योंकि ये इटसेल्फ बहुत ठंडी होती है, इसकी जो कह लें तासीर है वो बहुत ठंडी है, इसमें पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो जब आप इतनी ठंडी चीज खाएं और ऊपर से आप पानी पी लें तो हमारा स्टमक और मैदा जो है वो गर्म होता है। जैसे ही आप उसमें ठंडी चीज डाल के ऊपर से पानी भी डाल देंगे तो वो फर्स्ट आपको खराब करेगी, डिहाइड्रेशन से फौरन आपको डायरिया की तरफ लेके जाएगी। मज़ीद इसके क्या फ़वाइद हैं? जिस आपने गर्मी में बताया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है सब्जियां और फ्रूट्स का आना, तो मज़ीद इसके क्या फ़वाइद हैं? कह रहे हैं कि ये फल है तो इसके जैसे फलों के भी एक अच्छा, हालांकि देखिए आम तासीर गर्म है लेकिन तो अल्लाह
का तोहफा जो है वो गर्मियों में आता है। बिल्कुल। तो खैर हम आम पे भी किस दिन बात करेंगे। हमारी बात जो है ना वो अच्छा, हम ककड़ी में रहते हैं। ककड़ी पर ही रहते हैं क्या? ककड़ी क्यूकम्बर का ऑल्टरनेट भी है, क्योंकि बहुत सारे हम डिटॉक्स जूसेस पी रहे होते हैं, उसमें क्यूकम्बर ऐड हुआ होता है। ये क्यूकम्बर से बेहतर है। ओह, तो क्या ऑल्टरनेट है? एग्जैक्टली इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम कह सकते हैं कि क्यूकम्बर से भी ज्यादा है। अच्छा, स्किन वाइटनिंग की अगर मैं एक टिप छोटी सी इसमें दे दूं, अगर आप ककड़ी को सिर्फ ग्राइंड करें, ठीक है, उसका पेस्ट बना लें, और अगर बहुत ज्यादा वाटरी ना करें तो डायरेक्टली आप उसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स और वॉश ऑफ कर दें, तो आप 10-15 दिन में ही काफी देखेंगे कि आपकी स्किन स्मूथ और आपकी स्किन पिंकिश और ग्लोइंग होना शुरू हो जाएगी। नाइस। और इसके साथ जो इसके सीड्स हैं, अगर हम उनको ड्राई कर लें या क्रश्ड, मार्केट में तो मिलते ही हैं हमें, अगर हम उसको क्रश करके इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ हमारी गट हेल्थ बल्कि हमारी, जैसे स्किन की हमने हेल्थ की बात की, उसके लिए हमारे ब्लड की प्योरिफिकेशन में हमें इवन कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उनसे बचाता है, हमारे बीपी को लोअर करने में बहुत हेल्पफुल है, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज को मैनेज करने में और उसके लेवल्स को बहुत ज्यादा रेज ना करने में बहुत कारआमद है। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कि जैसे अक्सर लोगों में स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में गर्मियों की, में अक्सर हम देखते हैं कि जी लोग कह रहे होते हैं मुझे शायद कुछ लड़ गया है, वो एक स्वेलिंग अजीब सी हो जाती है, ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा कारआमद है। आप इसको सिर्फ ऊपर मल दें उसके एंड यू आर गुड टू गो। आपके लिए ये वो बहुत बेहतरीन काम है। दोपहर में इन योर सैलेड्स, जैसे हमने बात की, अगर हम सैलेड्स में इसको लेते हैं तो एक तो फाइबर का बड़ा अच्छा सोर्स हो जाता है, दूसरा ये कि आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अच्छा, एग्जैक्टली। और इसको क्या सैलेड की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं? ज्यादातर रॉ फॉर्म में जिस तरह से आती है, या फिर इसको ग्राइंड करके या ब्लेंडर जूसर में इसके जूसेस या उस चीज में भी सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन बेहतरीन इसका यही है, इसको सेंटर से हाफ करें, ऊपर अपना काली मिर्च डाल लें और इसको डायरेक्टली कंज्यूम करें। इट इज अमेजिंग टू हैव। लेकिन अगर आपका वैसे खाने का दिल नहीं करता तो ऑफ कोर्स हम जूसेस, स्मूदी उसकी और वो डायरेक्टली बनाकर कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक फ्रूट या एक वेजिटेबल हम अपनी बॉडी में डालते हैं, कच्चा खाते हैं, उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन लीस्ट या कुछ ही ना कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए हम उसको ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, हमारे यहाँ एक और भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम बड़ा जुगाड़ लगाते हैं। कोई भी चीज आती है, जैसे फालसा आता है, बहुत सारे लोग फ्रीज कर लेते हैं, स्ट्रॉबेरीज आती हैं, बहुत सारे लोग फ्रीज कर लेते हैं। क्या सब्जियों में भी ये पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल हमने ककड़ी जो है वो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं सारा साल, या सारा साल नहीं भी, हम उसके फवायद हासिल करना चाहते हैं, तो क्या इसको स्टोर किया जा सकता है फ्रीज करके या नहीं? अच्छा देखिए, स्टोर करना जो है वो एक सेपरेट इशू है। हमें बेसिक बात ये करनी चाहिए क्या इसके न्यूट्रिएंट्स वो रहते हैं या नहीं। स्टोर तो आप कर लेंगे, आप इसको इस्तेमाल भी कर लेंगे, लेकिन फादियत वही है, फादियत वो नहीं रहेगी। स्पेसिफिक टाइम के लिए ये फ्रूट जो वेजिटेबल है ये इसीलिए आता है कि आप उसी में ही उसका फायदा उठाएं और उसके बाद आप उसको छोड़ दें। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर इसका सितंबर और अक्टूबर में इस्तेमाल करेंगे, आपके घुटनों में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, गिट्टों में दर्द होगी, क्योंकि वो इतनी ठंडी होगी कि आपके जॉइंट्स उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ज़ैनब गौदल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग अबाउट ककड़ी। बहुत जरूरी था इस पर बात करना, बड़े दिनों से हम सोच रहे थे कि हम ककड़ी पे बात करेंगे। अभी लेते हैं आपसे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।